हेलो भाई, कैसे हो? ठीक ही होगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सपोर्ट हमें और अच्छे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। धन्यवाद। स्टोरी स्टार्ट होती है जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने वर्कशॉप में होता है। पूरी तरह एक इंपॉर्टेंट काम में डूबा हुआ वह फौज के सामने खड़ा है और एक मेटल के टुकड़े पर अपनी पूरी ताकत से हैमर मार रहा है। एनवेल के सामने वह अपना हैमर पूरे यकीन के साथ ऊपर उठाता है, अगला बिल्कुल सही वार करने के लिए रेडी। हर पावरफुल स्ट्राइक के साथ अंधेरे वर्कशॉप में चिंगारियों जैसी एनर्जी हर तरफ उड़ने लगती है। तभी अचानक उसके पीछे एक भूतिया साया नजर आता है जो पूछता है, क्या वह सच में कामयाब होगा? वह नीली सी रूह उसे चिढ़ाते हुए पूछती रहती है कि क्या वह वाकई इस पूरे बदले के इरादे को पूरा करेगा। गुस्सा खो देते हुए हमारा हीरो उससे कहता है कि दफा हो जा, लेकिन वह बस हंस पड़ता है और पूछता है, क्या उसे गिल्ट फील हो रहा? वो साया उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह अपनी डिटर्मिनेशन वाली स्पीच शुरू ना करे। अब आरएमसी उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और भी ज्यादा जज्बे के साथ फौज पर काम करता रहता है। वहीं से उसके दिमाग में पुरानी यादें उभरने लगती हैं। एक यंग लड़की से जुड़ा हुआ एक पछतावा भरा सीन, उसके बाद एक बर्बाद और अफरा तफरी भरा बैटलफील्ड उसकी यादों में फ्लैश होता है। उसे वो दर्द भरा पल भी याद आता है जब उसने अपने पिता को उनके आखिरी लम्हों में अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। इन सब वजहों से खो देने का दर्द उसे तोड़ देता है और वह तेज तूफान के बीच आसमान की तरफ देखकर चीखने लगता है। वापस प्रेजेंट में वह रूह उस पर इल्जाम लगाती है कि एक वेपन स्मिथ अब बदला लेना चाहता है। उसको ये बात मजाक लगती है और मेन कैरेक्टर बस आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाता है। पर इतनी चिढ़ाने वाली बातों के बाद भी वह आंखें खोलता है तो उसकी नजर बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी होती है और वह कहता है उसे बिल्कुल परवाह नहीं। वो रूह को यकीन दिलाता है कि उसका इरादा हिलने वाला नहीं है और उसने अपना फैसला पहले ही कर लिया है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वह एक लकड़ी का बॉक्स हाथ में लिए खड़ा है। चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन, यही पता चलता है कि उसने अपनी जिंदगी के 15 साल डेमोनिक कल्ट के ब्लैक सिथ के रूप में बिताए हैं। वह जवान एक बड़े से महल की तरफ चल पड़ता है, पूरी तरह वाकिफ कि उसने जो ट्रेजेडी पैदा की थी वह कभी भुलाई नहीं जाएगी। इसीलिए वह तय करता है कि सब कुछ अपने ही हाथों से हमेशा के लिए खत्म करेगा। उसके चेहरे का डिटर्मिनेशन दिखाता है कि वह अपने गोल पर पूरी तरह फोकस्ड है। विशाल गेट्स के सामने वह ऐलान करता है कि आज सब खत्म हो जाएगा और डीमन क्राफ्ट्समैन उसकी जगह लेगा। दूसरी तरफ गेट्स के अंदर एक बड़ा सा कोर्टयार्ड है जहां भीड़ झुकी हुई डेमोनिक हेवन का जश्न मना रही है। एक आदमी स्पीच दे रहा है कि कैसे सिर्फ 15 सालों में डेमोनिक हेवन ने पूरी दुनिया जीत ली। दूसरा आदमी सुप्रीम लॉर्ड की तारीफ करता है जो इस सब का मेन जिम्मेदार था। उस पल हम देखते हैं पावरफुल ब्लड डीमन लॉर्ड को जो शांत तरीके से अपने सिंहासन पर बैठा है। एक हेरल्ड सबको अनाउंस करता है कि डीमन क्राफ्ट्समैन 11वें डिवाइन वेपन पेश करेगा। रास्ता साफ होते ही हमारा मेन कैरेक्टर शांति से कोर्टयार्ड के बीच की तरफ चलने लगता है। बॉक्स लेकर आगे बढ़ते हुए वह सोचता है कि चाहे यह रिडेंशन ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नजदीक पहुंचकर वह घुटनों पर बैठता है और इंतजार की गई डिवाइन वेपन दिखाने के लिए तैयार होता है। वह लकड़ी का बॉक्स हेरल्ड की तरफ उठाता है जो बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक बॉक्स से एक बहुत ही खतरनाक सी पर्पल एनर्जी निकलने लगती है। सबको हैरान करते हुए हेरल्ड आंखें फाड़कर बॉक्स को देखता है, समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। जैसे ही बॉक्स खुलता है उसमें से पर्पल ओरा में लिपटी हुई एक डैगर नजर आती है और वह आदमी पूछता है, ये क्या है? अगले ही पल डैगर एक तेज रोशनी में बदल जाती है और वह चीखता है कि अंदर कुछ भी नहीं है। हमारे एमसी बस उसे ठंडी नजर से देखते हैं और दिल में सोचते हैं कि आज सब खत्म हो जाएगा। उस सिचुएशन में वह रोशनी हेरल्ड के सामने एक बड़ी सी एनर्जी ब्लेड का रूप ले लेती है। एक सेकंड भी वेस्ट ना किए बिना वह ब्लेड तेज रफ्तार से उस डरे हुए आदमी की तरफ शूट करती है। घबराहट में वह चीखता है और पूछता है यह कौन सी चाल है, और हमारे हीरो को कचरा कहता है। फिर वो अटैक सीधा उस पर लगता है, उसे जबरदस्त ताकत से पीछे उड़ा देता है। कपड़े फट चुके होते हैं और वह शॉक में होता है, यकीन नहीं कर पाता कि अभी क्या हुआ। लेकिन हमारा एमसी यहीं नहीं रुकता और वह और भी ज्यादा तबाह कर देने वाली पर्पल एनर्जी की वेव छोड़ देता है। यह पावर का ब्लास्ट पूरे कोर्टयार्ड में तूफान की तरह फैल जाता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पागलपन भरी ताकत से मिटा देता है। इस अटैक का असली निशाना असल में ब्लड डीमन लॉर्ड ही था जो पूरा सीन देख रहा था। अपने सिंहासन पर बैठा ब्लड डीमन लॉर्ड बस बोर सी शक्ल के साथ उस अटैक को देखता रहता है। वह जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट आगे बढ़ता है और लॉर्ड के बैरियर से टकराकर एक भयानक एक्सप्लोजन पैदा करता है। हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल शॉक हो जाता है देखकर कि उसके अटैक का जरा सा भी असर नहीं हुआ। धुआं हटने पर उसे नजर आता है कि लॉर्ड ने सिर्फ एक हाथ से सब कुछ ब्लॉक कर दिया और वह बिल्कुल बिना चोट के खड़ा है। फिर भी वह हार नहीं मानता और तुरंत दूसरा अटैक तैयार करता है। कह देता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। वो लॉर्ड की तरफ इशारा करके वार्निंग देता है कि अब वह वही मार्शल आर्ट्स यूज करेगा जो सोवरन ने खुद उसे सिखाए थे। इसके साथ ही मेन कैरेक्टर अपनी सारी ताकत खोल देता है, जीतने के लिए अपनी जिंदगी और एनर्जी तक जला देने को तैयार हो जाता है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी खौफनाक सी पर्पल एनर्जी की ब्लेड मटेरियलाइज हो जाती है
उसकी आंखें तेज डिटर्मिनेशन से चमक रही होती हैं जब वह अपनी पूरी पावर उस अटैक में डाल देता है। गुस्से भरी चीख के साथ वह ऐलान करता है कि वह लॉर्ड को गिरा देगा और अपना फाइनल ब्लो छोड़ देता है। वह बड़ी सी एनर्जी ब्लेड तबाह कर देने वाली ताकत से नीचे गिरती है और एक महान एक्सप्लोजन होता है। इंपैक्ट इतना इंटेंस होता है कि शॉक वेव पूरे कोर्टयार्ड में जोर से फैल जाती है। कल्ट के मेंबर्स में से एक हैरान होकर देखता है, सोचता है कि एक ब्लैकस्मिथ के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है। धीरे धीरे धूल बैठती है, तब तबाही के बीच किसी की सिलवेट नजर आती है। वो हमारा एमसी ही होता है जो किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा रह गया, लेकिन उसके नीचे खून का तालाब बन रहा था। सांस फूल रही थी, जिस्म जख्मी था। फिर भी वह सोचता है कि शायद उसने आखिरकार जीत लिया और उसका बदला पूरा हो गया। लेकिन तभी उसके पीछे से एक मजाक उड़ाने वाली आवाज आती है जो इस पूरी सिचुएशन को फनी बताकर उसे चौंका देती है। ब्लड डीमन लॉर्ड सामने आता है और बताता है कि फॉर्मलेस डैगर को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, और फिर वह उस पर हमला करता है। वो वेपन की तारीफ करता है, कहता है कि यह अपने नाम के लायक एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है और उसे अपने जिस्म के आर पार जाने देता है। हमारा एमसी शॉक में पड़ जाता है, सोचता है लॉर्ड को डैगर के बारे में कैसे पता चला और वह बचा कैसे। सोचने का मौका दिए बिना ही लॉर्ड उसका गला जबरदस्ती पकड़ लेता है। ब्लड डीमन लॉर्ड पूछता है क्या उसका वफादार सेवक अभी तक सिचुएशन नहीं समझा। वह बताता है कि चाहे वह टैंक क्लैन का वारिस हो, उसका बदला बिल्कुल बेकार है। गला घुटने के दौरान हमारा हीरो आंखों में नफरत भर के कहता है कि वह चुप रहे। सोवरन कहता है अफसोस की बात है, क्योंकि अगर उसके पास अभी भी एनर्जी होती तो शायद वह उसे किसी तरह जिंदा रखता। आरएमसी उसकी बातों को इग्नोर करता है और डीमन लॉर्ड पर एक इटर्नल कर्स लगा देता है। लॉर्ड जवाब देता है कि वह उम्मीद करता है कि अगली बार वो एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगा और उसे एक फाइनल गिफ्ट देने की बात करता है। फिर वह अजीब सी मंत्र जाप करना शुरू करता है। अजीबोगरीब और समझ ना आने वाले शब्दों में हमारे हीरो को डर लगने लगता है। समझ नहीं पाता क्या हो रहा है या लॉर्ड क्या करने वाला है। आखिरी बार में ब्लड डीमन लॉर्ड उसे जोर से उछालकर दूर फेंक देता है। फिर वह अपना फाइनल गिफ्ट अलची करता है जो एक लाल एनर्जी की डैगर होती है। उस पल उसकी हथेली में तेज रोशनी चमकने लगती है जब वह अटैक प्रिपेयर करता है। वह लाल एनर्जी डैगर बेइंतहा स्पीड से हमारे हीरो की तरफ शूट करती है। हमारा हीरो दर्द से चीख पड़ता है जब वह लाल रोशनी सीधा उसे लगती है। इंपैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि वह बुरी तरह हवा में उछल जाता है। अपने आप को बचाने का कोई मौका नहीं मिलता। इस हालत में वह जमीन पर गिर जाता है। बेजान सा और डैगर उसके सीने में घुसी होती है। जिस्म धीरे धीरे गिरते हुए वह सोचता है सब गलत कहां हो गया। अपने ख्यालों में वो याद करता है कि वो एक डिफेक्टिव डेंटियन के साथ पैदा हुआ था, इसीलिए उसने आर्टिफैक्ट्स बनाना शुरू किया। वो पछताता है कि कभी अपनी मर्जी से जी नहीं पाया और सोचता है अगर उसे फ्यूचर पता होता तो क्या सब कुछ अलग होता। इस तरह जिस दिन डेमोनिक वर्ल्ड उभरा उसी दिन डोंग सेवून की जिंदगी खत्म हो गई। अचानक सीन बिल्कुल चेंज हो जाता है। एक अंधेरी सी रूम में खाने से भरी टेबल नजर आती है। कोई अपना हाथ जोर से टेबल पर पटकता है और सामने बैठे शख्स का ध्यान खींचता है। वह गुस्से में पूछता है क्या सामने बैठा इंसान उसकी बात सुन भी रहा है या नहीं। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल कंफ्यूज सा लगता है और पूछता है कि वह कहां है। वह जगह के शोर की शिकायत करता है और समझने की कोशिश में उसका सर तेज दर्द करने लगता है। हमारा एमसी महसूस करता है कि उसकी सेंसर्स अजीब तरह से बहुत शार्प हो चुकी है और उसे याद आता है कि उसने सांस लेना बंद कर दिया था। उसके सामने एक चढ़ा हुआ आदमी टेबल पर जोर से हाथ मारकर चिल्लाता है कि उसकी बात कोई सुन नहीं रहा। कुछ समझ ना पाते हुए वो एग्रेसर उसे यंग मास्टर दैन करके बुलाता है और कहता है कि रियलिटी में वापस आए। फिर वो अपना हाथ उठाता है और कहता है कि जो कुत्ता बात ना माने उसे ठीक करना पड़ता है। अगले ही पल वह हमारे हीरो के गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ देता है, उसे एक तरफ झटके से गिरा देता है। गाल पर हाथ रखकर हमारा मेन कैरेक्टर उस झटके की जलन महसूस करता है और पूरी तरह से स्टंट रह जाता है। अग्रेसर चीख कर पूछता है क्या अब वह जाग गया है, और तब हमारा हीरो सामने खड़े चेहरों को पहचान लेता है। अचानक एक आवाज उसे डरा देती है और वह तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। क्या हुआ? जमीन पर एक ड्रिंक गिर चुकी होती है। छोटा सा पडल बन गया है जो कमरे की टेंशन और बढ़ा देता है। इसी पल वह देखता है एक लड़की जमीन पर रो रही है और उसे यंग क्लैन लीडर कहकर बुला रही है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं जब उसे सिचुएशन की गहराई समझ आती है। एक दर्दनाक याद उसके दिमाग में फ्लड हो जाती है। वही लड़की एक भयानक हालत में नजर आती है। तब उसे सब कुछ याद आ जाता है और वह समझ जाता है कि वह 16 साल पीछे पास्ट में लौट आया है। उसे याद आता है कि इसी दिन सोल नाम की लड़की के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था और वो उसे बचा नहीं पाया था। जमीन पर पड़ी उस यंग वुमन को देखकर वो पूरी तरह यकीन कर लेता है कि वह उसी ट्रेजिक दिन में वापस आ गया है। हमारा एमसी सोचता है क्या वह सपना देख रहा है, लेकिन डिसाइड करता है कि फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद वह सोल के पास जाता है और उसे तसल्ली देता है। कहता है चिंता न करें। नरम नजर के साथ वह माफी मांगता है कि पहले उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और वादा करता है कि अब सब कुछ बदल देगा। एग्रेसर उसकी बातों पर और गुस्से में आ जाता है और रे में दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है।
आगे बढ़ता है। इस बार हमारा हीरो उसका मुक्का बीच हवा में ही पकड़ लेता है, हैरान कर देने वाली ताकत के साथ। वो कहता है कि उसे एक मौका दे रहा हूँ और ऑर्डर करता है कि वो इज्जत से माफी मांगे। एग्रेसर उसकी एटीट्यूड देखकर शॉक हो जाता है और चीख कर कि यंग मास्टर का दिमाग खराब हो गया है। वो उसे इंसल्ट करता रहता है और कहता है कि हमारे हीरो की बहन उसके पास आई थी और पूछता है क्या उसे मरने का शौक है। वो बताता है कि उसने शादी का प्रपोजल मना करके गलती की, लेकिन हमारा हीरो उसे बीच में ही रोक देता है। हमारे मेन कैरेक्टर उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है और एग्रेसर उसकी हिम्मत देखकर गुस्से से लाल हो जाता है। बिल्कुल बिना डरे हमारा हीरो उसे चढ़ाता है, कहता है उसकी बदबू और शक्ल दोनों ही खराब है। ये बात सीधा उसके दिल पर लगती है और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। हमारी मेन कैरेक्टर आखिर में कहता है कि उसका कैरेक्टर तो और भी बेकार है और तब वो आदमी अपना वेपन निकाल लेता है। फिर वो तलवार लेकर सीधा आगे चार्ज करता है, सब कुछ खत्म करने के लिए रेडी। लेकिन एग्रेसर की हैरानी के लिए हमारा हीरो जबरदस्त एजिलिटी के साथ अटैक डॉज कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि सरप्राइज अटैक राइटियस सेक्ट में मना है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। उसे याद आता है कि पिछली बार वो वापस हमला भी नहीं कर पाया था और बिना रहम के पीटा गया था, लेकिन अब वो आसानी से हर वार डॉज कर रहा है, ऐसी स्किल दिखाता हुआ जो सबको हैरान कर दे। हल्की सी कॉन्फिडेंस स्मर्क के साथ हमारा हीरो पूछता है क्या बस इतना ही कर सकता है। वो आदमी उसे एरोगेंट कहता है कि वो सिर्फ डॉज कर रहा है और एक पावरफुल एरियल अटैक के लिए उछल जाता है। उसकी तलवार तेज एनर्जी से चमकने लगती है जब वो पूरी ताकत से स्ट्राइक प्रिपेयर करता है। वो चीख कर कहता है कि उसकी किस्मत हमेशा साथ नहीं देगी और फाइट खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक एग्रेसर शॉक में पड़ जाता है और हमारा हीरो पूछता है क्या बात है, सब प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा। पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसकी तलवार को अपनी तलवार से ब्लॉक कर दिया, जो नामुमकिन लग रहा था। दोनों ब्लेड जोर से टकराती हैं, चिंगारियां निकलती हैं और मेटल की आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। एग्रेसर मुश्किल से अपनी तलवार संभाल पाता है क्योंकि ब्लॉक में ही उसे हमारे हीरो की ज्यादा ताकत महसूस हो रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे ठंडी डिटर्मिन्ड नजर से घूरता है, काउंटर अटैक के लिए बिल्कुल रेडी। एक तेज मूव के साथ वो घूमता है और बिना तैयार आदमी के सीने पर जोर की किक जड़ देता है। उस वार का इम्पैक्ट इतना ब्रूटल होता है कि एग्रेसर हवा में उछल जाता है और उसका वेपन भी हाथ से छूट जाता है। वो बेचैनी में हवा में ही खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह गिरने से बच नहीं पाता। हमारे हीरो की आंखें लाल चमक रही होती हैं और उसके चेहरे पर गहरी नफरत साफ दिखती है। यंग मास्टर से निकल रही वो खौफनाक आवरा देखकर एग्रेसर पूरी तरह डरा हुआ होता है। बिना वक्त जाया किए वो अजीब सी स्पीड से पास खड़े दूसरे आदमी की तरफ डैश करता है। एक पल में हमारा हीरो उस आदमी के डैगर्स पकड़ लेता है। उसके रिएक्ट करने से पहले ही वो आदमी घबराकर उसे रुकने को कहता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। अगले ही सेकंड वो मुड़कर पहले एग्रेसर के बाजू पर ब्रूटल वार करता है। आदमी दर्द से चीख पड़ता है, अपनी बाजू पकड़ लेता है जो जमीन पर खून बहा रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे नीचे देखकर कहता है, अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी बहुत जल्दी है। जमीन पर पड़ा आदमी हैरान होता है कि टैंग क्लैन का एक कोई भी नहीं ये सब कैसे कर गया। उसे समझ नहीं आता कि जो अपना डैंटियन भी नहीं यूज कर सकता उसने कौन सा गंदा ट्रिक लगा दिया। ठंडी नजर के साथ हमारा हीरो कहता है कि इस बार वो इसे बिना सजा के नहीं छोड़ेगा। फिर वो धीरे धीरे उस डरे हुए आदमी की तरफ चलने लगता है जो भीख मांग रहा होता है कि वो पास ना आए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो कोई हीरो नहीं, बस पुराना हिसाब बराबर करेगा। ये सुनते ही उसकी आंखें बेइंतहा डर से भर जाती हैं। उसकी ब्लेड लाल एनर्जी से चमकने लगती है और वो वार्न करता है कि अगला निशाना सीधा दिल पर होगा। हमारा मेन कैरेक्टर हाँ में हाँ मिलाता है और उसकी तरफ चलना जारी रखता है। डैगर्स क्रॉस करके वो फिर कहता है कि वो कोई हीरो नहीं, बस पुराना हिसाब चुकता करेगा। ये देखकर वो निराशा में चीखने लगता है, समझ जाता है उसकी किस्मत तय हो चुकी है। हमारे मेन कैरेक्टर की ब्लेड लाल एनर्जी से जगमगाने लगती है और वो दोबारा कहता है अगला वार सीधा दिल पर होगा। दूसरे दो आदमी शौक में देखते हैं और सोचते हैं लीहो इतनी आसानी से कैसे हार गया। उनमें से एक बोलता है शायद रिजल्ट ऑब्वियस था क्योंकि ये फाइट टैंग क्लैन के एक नोबडी के साथ थी। सीन देखकर उनमें से एक आगे बढ़ता है और कहता है कि यंग मास्टर को अब फाइट खत्म कर देनी चाहिए। सिचुएशन को समझकर वो अपने साथी से कहता है पहले अंदर चलते हैं और दोनों वहां से भाग जाते हैं। हॉल में अकेला खड़ा हमारा हीरो एक खौफनाक लाल आवरा से घिरा हुआ है जो धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है। अचानक उसके सीने में पर्पल एनर्जी का एक गोला तेज चमकने लगता है। उसके मुंह से खून की पतली धार बहने लगती है और पूरे जिस्म में तेज दर्द फैल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर मुश्किल से उसे बर्दाश्त करता है और सोचता है कि वो अपनी डिमोनिक एनर्जी एक्सपोज नहीं कर सकता। वो लीहो शॉन्ग की तरफ मुड़कर कहता है कि उसे कभी फर्क नहीं पड़ा लोग उसे नीचा दिखाते रहे। असली प्रॉब्लम तो उस आदमी की इंसानियत की कमी थी जो उसने सोल के साथ किया। जख्मी होने के बावजूद लीहो शान उठकर चीखता है कि हमारा हीरो उसकी नजरों से दूर हो जाए। अब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उसे जो मिलने वाला है वो उसका हक है और अपनी डैगर के साथ फाइनल ब्लो के लिए झपट पड़ता है। ब्लेड सीधा लीहो शॉन्ग के कंधे में घुस जाती है और वो सीधे हिट से दर्द में चीखने लगता है। लेकिन अचानक हमारे हीरो को किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और वो सोचता है अब कौन आ रहा है। एक मिस्टीरियस हाथ सामने आता है और उसकी बाजू को मजबूती से पकड़कर उस डिसाइसिव ब्लो को रोक देता है। इसी के साथ एक आदमी सामने आता है और चीख कर कहता है कि यंग मास्टर
बैंक तुरंत रुक जाए। हमारे हीरो को इस दखल से हैरानी होती है और नए आने वाले की तरफ मुड़ता है। वॉरियर्स का एक ग्रुप नजर आता है जो अनाउंस करता है कि अब वो हॉल की सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर सकते। वो उन्हें पहचान लेता है, ड्रैलन के सक्सेसर गार्ड्स। डिसिपल के पर्सनल गार्ड ग्रुप का कमांडर सॉन यूगॉन आगे बढ़ता है और उसे नफरत भरी नजर से बेकार कुत्ता कहकर बुलाता है। हमारे हीरो की आंखें नफरत से चमक उठती हैं जब उसे समझ आता है कि ये सब शुरू से ही मिलकर साजिश कर रहे थे। ये खुलासा होता है कि ये लोग और लियो शोंग आगे चलकर सबसे बड़े गद्दार के नाम से जाने जाएंगे। इसीलिए हमारा हीरो डिसाइड करता है कि उसे यहीं और अभी बिना किसी गलती के इन सब को खत्म करना होगा। कमांडर यूस उसे तीखी नजर से घूरता है और पूछता है अगर वो सिचुएशन इग्नोर ना करे तो हमारा हीरो क्या करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर सीधा सवाल करता है कि जब ली हो कोई ऑफिशियल डिसाइपल ही नहीं है तो उन्हें बीच में बोलने का क्या हक है। इतनी तीखी बात सुनकर सॉन यूगॉन एक पल के लिए बिल्कुल शॉक हो जाता है। शब्दों की कमी पड़ जाती है। वो अंदर ही अंदर मानता है कि ली हो के बारे में बात सही है, लेकिन सोचता है इसे ये सब पता कैसे। हमारे मेन कैरेक्टर उस पर इल्जाम लगाता है कि वो सब कुछ चुपचाप देख रहा था और अब जब बुराई को सजा देने का वक्त आया तो बीच में आ रहा है। इस इल्जाम पर सॉन यूगॉन उसे बदतमीज कहकर बोलता है कि सजा देना उसका काम नहीं है। हमारे हीरो के चेहरे पर हल्का सा मजाक उड़ाने वाला स्माइल आता है। उसे पूरी सिचुएशन काफी फनी लगती है। वो पूछता है क्या यही राइचियस पाथ का स्टैंडर्ड है, और कमांडर एक पल के लिए चुप हो जाता है। खौफनाक सी नजर के साथ हमारा मेन कैरेक्टर तंज करता है कि वाह कितने इम्पार्शियल लोग हैं ये। पूरी तरह गुस्से में सॉन यूगॉन अपनी तलवार निकाल लेता है और इल्जाम लगाता है कि उसने मार्शल अलायंस की बेइज्जती की है। कमांडर उसे आखिरी मौका देता है, घुटनों पर बैठ जा वरना बात बहुत बुरी हो जाएगी। बिल्कुल बिना डरे हमारा हीरो पूछता है क्या सॉन यूगॉन सिर्फ बकबक करके कमांडर बना है। गुस्से से लाल चेहरे के साथ वो आदमी कहता है हमारे हीरो का घमंड हद से ज्यादा है। फिर सब्र खो देता और इशारा करके अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि उसे तुरंत पकड़ लो। फाइट शुरू होती है और हमारा हीरो अंदाजा लगाता है कि सॉन यूगॉन पीक मास्टर लेवल का होगा। ऊपर से 3 और फर्स्ट क्लास वॉरियर्स उसे घेर कर खड़े होते हैं, रेडी टू फाइट। एक गार्ड अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तलवार को बिना मुश्किल ब्लॉक कर देता है। छोटी सी डैगर बड़ी तलवार को रोक लेती है जो हमारे हीरो की अजीब सी ताकत दिखाती है। एक तेज मूव के साथ वो एक गार्ड को किक मारता है और अगले अटैक के लिए रेडी हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर एक सरप्राइज अटैक को पीछे से बाल बाल बचकर डॉज करता है। एक गार्ड ऊपर से वार करता है, लेकिन वो आखिरी पल में साइड हो जाता है। इस सिचुएशन में वो 2 वॉरियर्स के बीच गिर जाता है जो लगातार उस पर हमला करते रहते हैं। नुकसान में होने के बावजूद हमारा हीरो फोकस्ड नजर बनाए रखता है और हर मूव को एनालाइज करता है। इसी वजह से वो हर एक ब्लो को जबरदस्त एजिलिटी के साथ डॉज कर लेता है। वो सोचता है सिंगल पॉइंट एनिलेशन यूज करने के बाद उसके पास सिर्फ 2 साल की एनर्जी बची है। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि ये फाइट जल्दी से जल्दी खत्म करनी होगी। एक गार्ड वॉर क्राई के साथ आगे बढ़ता है, पावरफुल ब्लो देने के लिए रेडी। हमारे हीरो एक तेज कदम से फ्लोर पर स्लाइड करता है और काउंटर अटैक के लिए पोजीशन ले लेता है। अगले ही पल वो डैगर्स हाथ में लेकर गार्ड के ऊपर से उछलता है फाइनल स्ट्राइक के लिए। सीधा वार उस आदमी की पीठ पर लगता है और वो दर्द से चीख पड़ता है। गार्ड जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह से हार चुका, उठने का कोई चांस नहीं। बिना रुके हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे ओपोनेंट पर एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट छोड़ देता है। आखिरी गार्ड अपने साथी को इतनी आसानी से हारा हुआ देखकर शॉक में पड़ जाता है। मोमेंटम बनाए रखते हुए हमारा हीरो आखिरी खड़े गार्ड की तरफ बढ़ता है। गुस्से से पागल वो आदमी चीखता है कि वो थर्ड रेट वॉरियर है और इल्जाम लगाता है कि हमारा हीरो उनके साथ खेल रहा है। इस इंसल्ट पर हमारा मेन कैरेक्टर बस अपनी डैगर को और मजबूती से पकड़ लेता है। उसकी ठंडी नजर देखकर गार्ड डर जाता है और बिना सोचे उसे मॉन्स्टर कह देता है। अचानक सॉन यूगॉन गुस्से से चीखता है और हमारे हीरो को बकवास बंद करने को कहता है। हमारे मेन कैरेक्टर को कमांडर की प्रेजेंस महसूस होती है और वो हैरान होकर सिर मोड़ता है उसकी स्पीड देखकर। लाल चमकती आंखों के साथ सॉन यूगॉन हमारे हीरो पर एक तबाह कर देने वाली किक जोड़ देता है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि वो बेइंतहा ताकत से हवा में उछल जाता है, बिल्कुल बेदिफा। वो जोर से जमीन पर गिरता है और दर्द पूरे जिस्म में फैल जाता है। जख्मी और नीचे गिरा हुआ हमारा हीरो कमांडर का सामना करता है जो अब नफरत भरी नजर से पास आ रहा होता है। सॉन यूगॉन उसे गाली देता है और पूछता है कि ऐसा कोई भी कैसे इतना हंगामा करने की हिम्मत कर सकता है। वो कहता है उसकी जगह जमीन पर ही है और वो सिर्फ एक थर्ड रेट कचरा है। कमांडर अपनी लंबी लेक्चर जारी रखता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बकबक से पहले ही पक चुका होता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि सॉन यूगॉन कितना जोर से बोलता है। उसे एक पल की भी शांति नहीं मिल रही। डिटरमिन्ड नजर के साथ वो सोचता है कि जो तरीका अब वो यूज करने वाला है वही उसके पास सबसे बेहतर ऑप्शन है। वो डिसाइड करता है कि चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े, उसे अपना अपर डांटियन खोलना ही होगा। ये देखकर सुन यूगॉन हैरान हो जाता है और चीख कर पूछता है अब वो क्या कर रहा है। हमारा हीरो उसे चढ़ाता है, कहता है वो बस बोलता ही है। कमांडर जवाब देता है कि रिजल्ट तो वही रहेगा। हमारे हीरो उसे कहता है बकवास बंद करे और सीधा आगे आए जैसे ही उसकी डैगर चमकने लगती है। इस पर सॉन यूगॉन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है अगर वो मरना ही चाहता है तो उसकी इच्छा पूरी कर देगा। वो तलवार हाथ में लेकर सीधा आगे कूद पड़ता है, हमारे हीरो को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए रेडी। लेकिन हमारा हीरो शांत खड़ा रहता है। उसके इर्द गिर्द नीली बिजली जैसी पावरफुल ऑरा घूम रही होती है। अचानक उसकी आंखें फैल जाती है जब उसे महसूस होता है कि उसके जिस्म के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। सॉन यूगॉन शॉक में पड़ जाता है जब वो फॉर्मलेस डैगर को देखता है और सोचता है वो वहां कैसे है। वो सोचता है क्या वो डैगर उस वक्त उसके डांटियोन में घुस गई थी, लेकिन अब कैसे वापस आ गई ये समझ नहीं पाता। कमांडर चीखता है कि सब खत्म हो चुका है और चाहे वजह जो भी हो ताकत अब उसकी है। इस पल हमारे हीरो की डैगर जमीन पर गिर जाती है और लगता है फाइट का एंड आ गया। लेकिन वो नीली एनर्जी का बड़ा सा जमावड़ा इकट्ठा करता है और ऐलान करता है कि सब कुछ एक ही बार में खत्म करेगा। अगले ही पल एक सुनहरी एनर्जी अजीब तरीके से पूरे हॉल में घूमने लगती है। ये एनर्जी सुन यूगॉन को लपेट लेती है और
उसका अटैक बीच में ही रोक देती है, उसे पूरी तरह हैरान करते हुए। सुन युगॉन घबरा जाता है जब उसे महसूस होता है कि उसका जिस्म उसकी बात नहीं मान रहा। थोड़ी देर बाद एक मिस्टीरियस शख्स आगे बढ़ता है, सुनहरी ऑरा में घिरा हुआ। वो आदमी शांति से हमारे हीरो की तरफ चलता है और हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तवज्जो से सीन देखता रहता है। हमारे हीरो को जब सामने सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग नजर आता है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो बुजुर्ग उसके कंधे पर हाथ रखकर शांत आवाज में उसे यंग मैन कहकर बुलाता है। वो चेतावनी देता है कि ऐसी ताकत को लापरवाही से यूज नहीं करना चाहिए और हमारा हीरो हैरान रह जाता है। तब हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि उसके सामने कौन खड़ा है और वो बिल्कुल सन्ना रह जाता है। सब लोग झुककर उस दौर के सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट को प्रणाम करते हैं, अलायंस के महान लीडर को। खुलासा होता है कि वो मार्शल अलायंस के मास्टर हैं, स्वॉर्ड एम्परर यूजीन हॉक। हमारे हीरो का सरप्राइज हद से ज्यादा होता है जब वो इतने लेजेंडरी और ताकतवर शख्स के सामने हमारे हीरो का सरप्राइज हद से ज्यादा होता है जब वो इतने लेजेंडरी और ताकतवर शख्स के सामने खड़ा होता है। शांत इशारे के साथ यूजीन हॉक उसे अपनी एबिलिटीज के साथ बहुत सावधान रहने की सलाह देते हैं। उनकी ताकत के इस्तेमाल पर दी गई चेतावनी हमारे हीरो के दिमाग में गूंजती रहती है जब वो अभी भी पूरी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा होता है। मार्शल अलायंस के मास्टर की जबरदस्त प्रेजेंस पूरे हॉल को अपनी भारी ऑरा से भर देती है। उनके सामने सारे गार्ड्स इज्जत में घुटनों पर बैठ जाते हैं, अपने सुप्रीम लीडर को पहचानकर। स्वॉर्ड एम्परर की पहचान कंफर्म हो जाती है और फाइट का पूरा रुख बदल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर चुपचाप मास्टर को देखता रहता है, अभी भी उस लेजेंडरी शख्स के सामने खड़े होने पर शौक में। उसके चेहरे पर एक जटिल एक्सप्रेशन आता है जब उसे एम्परर का दर्दनाक पास्ट याद आता है। उसे ब्लड कर्ट के खिलाफ वो जंग याद आती है जब अलायंस की हार लगभग पक्की लग रही थी। तब कई लोग ब्लड कर्ट के सामने झुक गए थे सिर्फ जिंदा रहने के लिए, लेकिन लीडर और उनका वांग क्लैन सेक्ट अलग थे। वो आखिरी पल तक बहादुरी से लड़े। राइचस पाथ के गार्डियन के रूप में स्वॉर्ड एम्परर रोज अपना वेपन उठाते थे लड़ने के लिए। ये सब तब तक चलता रहा जब तक एक दिन उसका अंत उसी वेपन से नहीं हुआ जो हमारे हीरो ने खुद बनाया था। वापस प्रेजेंट में हमारा मेन कैरेक्टर जमीन से अपनी डैगर उठाता है और कड़वी यादों को फिलहाल एक तरफ रख देता है। वो सोचता है अब सेंटिमेंटल होने का वक्त नहीं है और उसे सुकून मिलता है कि यूजीन हॉक डैगर को महसूस नहीं कर पा रहे। जब ब्लड डीमन को भी इसका पता नहीं चला तो ग्रैंड मास्टर को भी नहीं पता चलेगा। ये बात समझ आती है। अब वो अगले प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगता है और कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेगा ये प्लान बनाने लगता है। वो सोचता है अगर एम्परर का एटीट्यूड बदल गया तो शायद वो इसी चीज से काउंटर अटैक कर पाएगा। छाई हुई खामोशी के बीच ग्रैंड मास्टर को सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है और वो हल्की सी स्मर्क देता है। यूजीन हॉक कहता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और ऐसा पहली बार हो रहा है, इसलिए वो कंक्लूड करता है कि उसके सामने खड़ा ये जवान लड़का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टैलेंट रखता है। मास्टर के शब्दों पर हमारा मेन कैरेक्टर तनाव में आ जाता है और उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद बहने लगती है। तभी अचानक एक औरत की आवाज आती है, कहती है शायद वो काफी डर गया होगा। हमारा हीरो हैरानी से मुड़कर देखता है। एक औरत सोल के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करती है और कहती है अब सब ठीक है। नर्म नजर के साथ वो लड़की से कहती है थोड़ा और आराम करे फिर उठना। हमारे हीरो के दिमाग में सवाल उठता है ये औरत कौन है और उसे उसकी प्रेजेंस का एहसास कैसे नहीं हुआ। यूजीन हॉक उसे ब्रैड कहकर बुलाता है और पूछता है अगर वो फिर से ऐसे गायब हो गई तो क्या करेगा। वो ग्रैंड मास्टर से माफी मांगती है और तीनों मेसी हॉल के बीच आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे ही हमारा हीरो नाम बुआन सुनता है वो शॉक हो जाता है और सोचता है क्या ये वही है जो वो समझ रहा है। वो उसे पहचान लेता है, डिवाइन डॉक्टर बुआन, एक फॉर्मर सेक्ट लीडर और जबरदस्त हीलर। ये समझते ही उसे एहसास होता है कि उसकी एंट्री से सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। सीन 15 मिनट पहले के वक्त में शिफ्ट होता है, एक खूबसूरत गार्डन में छोटा सा तालाब के पास। बुआन यूजीन हॉक से बात कर रही होती है और कहती है कि वो उसे बार बार वार्न कर चुकी है। सीरियस चेहरे के साथ ग्रैंड मास्टर कहता है कि वो लोग कभी नहीं बदलेंगे। वो अफसोस करता है कि अलायंस में बहुत से लोगों ने ऑनर भूल दिया है, इसीलिए उसे लीडर बनना पड़ा। उदास एक्सप्रेशन के साथ वो मानता है कि इतने सालों बाद भी कुछ ज्यादा नहीं बदला। बुआन उसे ड्रिंक सर्व करती है और पूछती है क्या उसे लगा था दुनिया को ठीक करना आसान होगा। वो उसे जिद्दी खच्चर कहकर चढ़ाती है, कहता है इतनी प्रॉब्लम्स अकेला अपने कंधों पर क्यों ले रहा है। दोनों शांति से तालाब के पास बैठकर बात करते रहते हैं। डिवाइन डॉक्टर उसे सलाह देती है कि दुनिया का बोझ अकेला मत उठाओ, अगर सब मुश्किल हो जाए तो सब छोड़कर थोड़ी अच्छी वाइन के साथ आराम कर लेना। इस अजीब सी सलाह पर ग्रैंड मास्टर बस हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है जब उसे दूर से एक अजीब एनर्जी महसूस होती है। बुआन उसे डांट कर कहती है मजाक नहीं है, अगर वो डीमंस के हाथ गिर गया तो कोई उसे बचाने नहीं आएगा। वो मजाक में कहता है शायद वो उसकी मदद कर सकती है और डॉक्टर उसकी हिम्मत देखकर हैरान होकर सर घुमा लेती है। माथे पर नस उभर आती है और वो उसे सधा हुआ बदमाश कहकर गुस्से में आ जाती है। वापस प्रेजेंट में बुआन उसे फास्ट म्यूल कहकर चढ़ाती है और पूछती है वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया। ली हो सॉन्ग को देखकर वो कहती है नुकसान बहुत ज्यादा है, उसे तो कोई अमर भी नहीं बचा सकता। सॉन युगॉन समझाता है कि हमारे हीरो ने प्रोजेक्टाइल्स यूज करके एक फर्स्ट क्लास मास्टर को हरा दिया। डॉक्टर कहते हुए बात सही थी और हमारा हीरो आगे बढ़कर स्टोरी कंफर्म करता है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ मुड़कर पूछती है क्या उसने वाकई प्रोजेक्टाइल्स यूज किए। इस सवाल पर यूजीन हॉक उसे सीरियस नजर से देखता है और सोचता है शायद उसे कुछ अंदाजा हो रहा है। ग्रैंड मास्टर पूरे तबाह हॉल को देखता है जहाँ गार्ड्स हर तरफ गिरे पड़े हैं। सॉन युगॉन घबराकर चिल्लाता है कि लीहो की चोट बहुत सीरियस है और उसे मदद चाहिए। जमीन पर पड़ा हमारा हीरो सोचता है कैसे बात इतनी बिगड़ गई। कमांडर अपना बचाव करता है, कहता है वो बीच में
में नहीं आना चाहता था लेकिन मजबूर हो गया। स्वॉर्ड एम्परर हमारे मेन कैरेक्टर को घुटने पर देखकर कहता है अब उसे पूरी सिचुएशन समझ आ गई है। सीरियस चेहरे के साथ ग्रैंड मास्टर पूछता है वो इस पूरे हंगामे को कैसे एक्सप्लेन करेगा। हमारा हीरो खड़ा होकर कहता है एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, उसने बस टैंग क्लैन की मार्शल आर्ट्स यूज की। वो कहता है जो लोग उसके परिवार को छू कर गए उनके साथ जो किया वो भी काफी नहीं था। ये कहकर वो बोलता है कि बड़ों के लिए जो शिष्टाचार था वो यहीं खत्म होता है, और डिटर्मिनेशन के साथ जमीन से अपनी डैगर्स उठा लेता है। उसकी आंखें लाल ऑरा से चमकने लगती हैं और वो चेतावनी देता है कि अब जो भी उसके रास्ते में आएगा उसके खिलाफ वो बिल्कुल नहीं रुकेगा। यूजीन हॉक गुस्से में पूछता है क्या वो सच में एक छोटी सी भावना के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाला है। उन बातों की परवाह किए बिना हमारा हीरो पूरी स्पीड से ग्रैंड मास्टर पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। आने वाले अटैक का सामना करते हुए एम्परर अपनी पावरफुल गोल्डन आई टेक्निक एक्टिवेट करता है जो तेजी से चमकने लगती है। उस पल हमारे हीरो को अपने जिस्म पर दबाव महसूस होता है, इतना भारी कि वो अपनी जगह से मुश्किल से हिल पाता है। ग्रैंड मास्टर पूछता है क्या बदला जिंदगी से ज्यादा कीमती है, लेकिन हमारा हीरो मना करता है, कहता है बात वो नहीं है। अपने ख्यालों में वो सोचता है कि इस जिंदगी में उसका एक बहुत बड़ा मकसद है। अगले ही पल उसे अपनी पिछली जिंदगी के केओस के बीच एक टूटा हुआ साइन याद आता है। वो कहता है कि वो बस इस टूटी हुई दुनिया को धीरे धीरे ठीक करना चाहता है। मजबूत नजर के साथ वो ऐलान करता है कि चाहे उसे अपनी जिंदगी जलानी पड़े वो मास्टर के रास्ते पर ही चलेगा। यूजीन हॉक को बुऑन की बात याद आती है, दुनिया को ठीक करना कभी आसान नहीं होगा। फिर एम्परर मुड़कर कहता है अगर ये सच में इस जवान की दिल से निकली इच्छा है। हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रैंड मास्टर का ये अचानक बदला हुआ रवैया हैरान कर देता है। अचानक यूजीन हॉक सुनहरी ऑरा छोड़ता है और उसके इर्द गिर्द हवा में कई तलवारें नजर आने लगती हैं। एक सुनहरी ब्लेड जबरदस्त ताकत से जमीन में घुस जाती है। सबके सामने अपनी सुप्रीम स्वॉर्ड टेक्निक से एम्परर एक बड़ा सा यिन यांग सिंबल बना देता है। हमारा हीरो हैरानी से देखते हुए सोचता है लोग कहते हैं सिर्फ देखकर भी एनलाइटनमेंट मिल सकती है। वो मानता है कि ग्रैंड मास्टर का हर मूव देखने लायक खूबसूरत है। टेक्निक की खूबसूरती इतनी ज्यादा होती है कि वो सोचता है ऐसी तलवार से वार होना भी एक सम्मान होगा। उस पल उसे वोंग स्वॉर्ड का असली सार समझ आता है, सॉफ्टनेस के अंदर छिपी ताकत। अचानक ग्रैंड मास्टर जोर से चीखता है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वो जमीन पर पड़े लीहो सॉन्ग के पास जाता है और तलवार हाथ में लेकर उसका नाम लेता है। शौक भरे चेहरे के साथ वो जवान कांपते हुए आवाज में उसे मास्टर कहता है। सुकून में वो कहता है कि आखिर उसका मास्टर आ गया और लकड़ी के फ्लोर पर झुककर प्रणाम करता है। लेकिन बुआन उसे डांट देती है, कहती है उसने मुसीबत खड़ी की और एक ऐसे इंसान की बेइज्जती की जो लगभग मरने वाला था। एम्परर उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहता है कि उसका ओपोनेंट अपनी जान दाव पर लगा चुका था। ग्रैंड मास्टर उससे उसके ऑनर के बारे में पूछता है और लीहो सॉन्ग चुप हो जाता है। घबराकर वो सफाई देने लगता है, कहता है वो भी अपनी जान दाव पर लगाएगा और शुरुआत हमारे हीरो ने की थी। लेकिन मास्टर उसे चुप रहने को कहता है और बोलता है अगर एक और शब्द सुना तो उसके कान सड़ जाएंगे। फिर एम्परर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ मुड़कर पूरी घटना के लिए माफी मांगता है। हमारा हीरो शुक्रिया अदा करता है और लीहो सॉन्ग हैरानी में चीखता है, समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। ठंडी नजर से ग्रैंड मास्टर कहता है उसने कभी ऐसा डिसिप्लिन माना ही नहीं, इसीलिए वो उस आदमी की सजा हमारे हीरो पर छोड़ देता है। नीली बिजली जैसी ऑरा में घिरा हमारा मेन कैरेक्टर डरे हुए आदमी की तरफ बढ़ता है। तलवार हाथ में लिए वो गुस्से में कहता है बदमाश पास ना आए। लेकिन हमारा हीरो कहता है इस दुनिया से चले जाना भी एक लग्जरी है। वो अपनी मुट्ठी में नीली एनर्जी का बड़ा जमाव इकट्ठा करता है, अटैक के लिए रेडी। बिना वक्त गवाए हमारा हीरो उस डरे हुए आदमी के सीने पर तबाह कर देने वाला पंच जोड़ देता है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि नीली एनर्जी उसके जिस्म में बेकाबू तरह फैल जाती है। फिर एक एनर्जी का गोला बनता है और पागलपन भरी ताकत के साथ फट पड़ता है। लीहो हवा में उछल जाता है, अपने आप को बचाने का कोई मौका नहीं। लकड़ी का फ्लोर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। दर्द से पागल वो चीखता रहता है, उसका जिस्म पूरी तरह एगनी में डूब जाता है। हमारा हीरो उसे ठंडी नजर से देखकर कहता है कि उसे मरने से भी बढ़कर दर्द में जीना होगा। ग्रैंड मास्टर बस चुपचाप पूरा सीन देखता रहता है, उसके चेहरे पर जरा सी भी रिएक्शन नहीं होती। हमारे हीरो यूजिन हॉक की तरफ मुड़कर कहता है कि उन आदमियों का फैसला उसे करने दे। बाकी गार्ड्स आपस में बोलते हैं कि जब कल्प्रिट को सजा मिल चुकी है तो अब उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। वो इज्जत से कहता है कि जब एम्परर ने उसकी बदतमीजी को इग्नोर कर दिया तो वो भी वही करेगा। फिर वो उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसकी इज्जत बचाई और सोल की तरफ चल पड़ता है। लड़की को बाहों में उठाकर वो वादा करता है कि जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तब वो उसके क्लैन में जरूर आएगा। जैसे ही वो जाने लगता है ग्रैंड मास्टर उसे रोककर पूछता है क्या वो थोड़ा सा वक्त दे सकता है। हमारे हीरो मुड़कर कहता है छोटी सी बात के लिए उसके पास वक्त है। हल्की सी मुस्कान के साथ वो जोड़ता है कि एक कप चाय के लिए थोड़ा वक्त निकल सकता है। सीन चेंज होता है, एक औरत नजर आती है जो पूछ रही है सब लोग इतनी जल्दी और घबराहट में कहाँ जा रहे हैं। कहीं और हमारा हीरो एक टेबल के पास जाकर एक फोटो फ्रेम को बड़े ध्यान से देखता है। तस्वीर में वो खुद को ज्यादा उम्र का और कॉन्फिडेंट चेहरे के साथ देखता है और धीरे से कहता है कि उसने वाकई
वाकई कर दिखाया। वापस प्रेजेंट में वो खुद से कंफर्म करता है कि वो सच में पास्ट में लौट आया है। उस पल उसे ब्लड डीमन लॉर्ड के शब्द याद आते हैं कि वो उसे दोबारा देखेगा। वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है और सोचता है क्या ये सब कुछ लॉर्ड की ही चाल थी। चेहरा अंधेरे में छुप जाता है और इस खौफनाक मुमकिनात पर वो गुस्से से भर उठता है। वो कसम खाता है कि इस बार डीमन को हर चीज का पछतावा करवाएगा। डिटरमिन्ड नजर के साथ वो कहता है कि ये नई जिंदगी पिछली से बिल्कुल अलग होगी। फिर वो एक लंबी बुक शेल्फ के पास जाता है और कुछ बहुत जरूरी चीज ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे जो चाहिए था वो मिल जाता है और वो ऊपर वाली शेल्फ से एक पुरानी किताब संभाल कर निकालता है। ये मेटल सर्कुलेशन टेक्निक की किताब होती है। उसके क्लैन की एक खास एबिलिटी उसकी मजबूत नजर बताती है कि अब वो अपने बदले की प्लान शुरू करने के लिए रेडी है। जमीन पर पड़े एक छोटे से पढ़िल को देखकर वो सोचता है क्या ये उसकी पिछली जिंदगी का बचा हुआ निशान है। अचानक उसे तेज दर्द महसूस होता है और वो लगातार काला लिक्विड उल्टी करने लगता है। घुटनों पर गिरकर वो समझ जाता है कि मेडिटेशन के थ्रू एनर्जी सर्कुलेट करना पूरी तरह फेल हो गया। मेटल सर्कुलेशन टेक्निक असल में फॉर्जिंग और जिस्म को रीजेनरेट करने के लिए बनी थी, लेकिन एनर्जी जमा करने के लिए बिल्कुल बेकार है और उसका डैंटियन इंटरनल एनर्जी को जहर समझता है। इसी वजह से उसके पास और कोई रास्ता नहीं, उसे अपने प्लान पर ही आगे बढ़ना होगा। इस टेक्निक ने ही उसे डिवाइन आर्टिफैक्ट्स बनाने की अजीब सी ताकत दी थी। ब्लड डीमन की मार्शल आर्ट जो उसने सीखी थी उसने उसे एक अलग सोल्यूशन सिखाया था। नीली ऑरा उसके पांव को घेर लेती है जब वो नए मेथड को टेस्ट करने के लिए रेडी होता है। उसे याद आता है कि वापस आने से पहले भी उसका डिफॉर्म डैंटियन कभी ठीक नहीं हुआ था, चाहे जितनी कोशिश कर ले। इसलिए सिचुएशन अब भी वही है और उसे प्रॉब्लम का नया अप्रोच चाहिए। एक तेज मूवमेंट के साथ वो गोल्डन एनर्जी वाली मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करना शुरू करता है। वो यकीन के साथ कहता है कि इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस करेगा। वक्त तेजी से बीत जाता है और रात हो जाती है। ग्रैंड पैलेस अंधेरे में डूब जाता है। पूर्णिमा के चांद की रोशनी में सन्नाटा छा जाता है और वो अपनी सख्त ट्रेनिंग जारी रखता है। लंबी प्रैक्टिस के बाद उसे महसूस होता है कि उसके मेरिडियंस जुड़ चुके हैं और डैंटियन अब पूरा है। अब उसकी एनर्जी स्टेबल हो जाती है और वो अपने जिस्म में जबरदस्त पावर बहते हुए महसूस करता है। वो अंदाजा लगाता है कि सर्कुलेशन टेक्निक 50% पर है और ब्लड डीमन वाली 10% पर। दोनों अपर डैंटियन और इनेट एनर्जी यूज करती है। एक आराम से पावर रिकवर करती है और दूसरी फाइट में एनर्जी की क्वांटिटी बढ़ाती है। इस हालत में वो हवा में तैरने लगता है और सोचता है कोई उसकी करंट पावर पर यकीन नहीं करेगा। कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वो खुद पर गर्व करता है कि अब वो अपनी इनेट एनर्जी को आजादी से यूज कर सकता है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि जब से उसने अपनी एनर्जी ब्लॉक की है, पास में कोई भी उसकी प्रेजेंस महसूस नहीं कर सकता। वहां से वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले उसे कपड़े बदलने होंगे ताकि किसी को शक ना हो। रूम में चलते हुए अचानक उसे एक बहुत जरूरी बात याद आती है और वो एकदम रुक जाता है। वो सोचता है कि फॉर्मलेस डैगर उसके साथ पास्ट में वापस कैसे आ गई और पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं जब वो एक मुमकिन सोच पर पहुंचता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि वो क्या सोच रहा है। तभी दरवाजे पर एक जवान लड़का नजर आता है जो कुछ पल चुपचाप उसे देखता रहता है। वो उसे यंग क्लैन लीडर कहकर बुलाता है और अचानक डिस्टर्ब करने के लिए बार बार माफी मांगता है। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कोई बात नहीं, उसे पता था किसी भी पल उसे बुलाया जा सकता है। ये सुनकर लड़का हैरान हो जाता है। हमारा हीरो पूछता है क्या वो जांगिल है? वो हिचकिचाते हुए हाँ में जवाब देता है। हमारे हीरो कहता है वो उसके नाम की बात कर रहा था और जांगिल फिर कंफर्म करता है। हैरानी से पूछता है उसे कैसे पता? हल्की सी मुस्कान के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उसे दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर जांगिल और भी ज्यादा कंफ्यूज रह जाता है। सीन चेंज होता है। हमारा हीरो कोर्टयार्ड में चल रहा है, चेहरे पर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन। वो एक बड़े हॉल के सामने पहुंचता है जिसका नाम है हॉल ऑफ 1000 रेयर्स और अंदर एंटर करता है। अंदर से किसी की आवाज आती है जो पूछती है क्या उसकी बात में कोई सेंस है, और वो जवाब देता है क्या इसे अवॉइड करने का कोई और तरीका है। अचानक हॉल का एक बड़ा दरवाजा खुलता है और मीटिंग रूम से तेज रोशनी बाहर आती है। अंदर जाते ही वो एक लंबी टेबल देखता है जहाँ कई आदमी बैठे हैं जो उसे नफरत भरी नजर से घूर रहे होते हैं। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी उसे शुद्ध गुस्से और नाराजगी से देख रहा होता है। हमारा हीरो बिना डरे हॉल में आगे बढ़ता है, सबके पास से गुजरता हुआ। एक आदमी उसकी कॉन्फिडेंट एटीट्यूड देखकर नफरत भरा चेहरा बनाता है। तभी हमारे हीरो के दिमाग में एक दर्दनाक याद उभर आती है। वो किसी को अपनी बाहों में पकड़े हुए है। तस्वीर में वो एक ऐसे आदमी के शरीर के ऊपर झुका हुआ है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। उस लाइफलेस बॉडी को पकड़ने की दर्दनाक याद उसे फिर से सताने लगती है। वहीं हॉल के बीच इस पल वो गोल्डन ऑरा छोड़ देता है और जो आने वाला है उसके लिए मजबूत इरादे के साथ तैयार हो जाता है। मजबूत इशारे के साथ वो सबके सामने अपना परिचय देता है। टैंग क्लैन का यंग लीडर डोंग स्वेन। इसके साथ ही पूर्णिमा की रात में गूंजती एक बेहाल चीख की याद उसे जोर से लगती है। फिर भी वो अपनी पोस्चर बनाए रखता है और क्लैन मेंबर्स का सामना ठंडी नजर से करता है। वो ऐलान करता है कि वो खुद क्लैन लीडर के ऑर्डर पर यहाँ आया है, जो सबको हैरान कर देता है। एक बुजुर्ग आदमी उसे खड़े होने को कहता है और खुलासा होता है कि वो डोंग मुयो है, टैंग क्लैन का लीडर। ऑर्डर मिलते ही हमारा हीरो सीधा खड़ा हो जाता है और कंफर्म करता है कि उसने ग्रेट लीडर का हुक्म समझ लिया। बाकी आदमी दूर से उसे देखते हैं और
सोचते हैं इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। सीरियस चेहरे के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि करंट टैंग क्लैन जहर की हालत में है। वो कहता है डिस्कशन ठीक चल रही थी लेकिन क्लैन में 2 जानलेवा जहर मौजूद है। फिर वो हाथ उठाता है और सबको बताता है कि अब वो अपनी बात जारी रखेगा। थोड़ी देर बाद हम डॉन होयल से मिलते हैं, मान ही एजेंसी का एस्कॉर्ट हेड जो रूम में मौजूद है। वो आदमी कहता है उसे यकीन है यंग लीडर को पता है उसने कितना बड़ा इंसिडेंट क्रिएट किया, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर खुलासा करता है कि पहला जहर खुद डांग होयल है। घबराकर वो आदमी उसे सीधा क्लैन के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में चलने को कहता है। अचानक एक भयानक भालू जैसा शख्स सामने आता है और कहता है उसने जो कुछ बनाया है सब दाव पर लगा हुआ है। हमारा हीरो अपनी मुट्ठी भींचकर उस आदमी का सामना करता है, आंखों में सिर्फ डिटर्मिनेशन और हिम्मत। उसे अपना पास्ट कॉन्फ्रंटेशन याद आता है जब उसने वादा किया था कि वो उस आदमी से सब कुछ छीन लेगा। फिर उसे वो दिन याद आता है जब उसके चाचा ने पूछा था क्या वो क्लैन से अलग होकर इंडिपेंडेंट बनना चाहेगा। कंफ्यूज होकर उसने पूछा था इसका मतलब क्या है और चाचा ने बस मुस्कुराकर अपनी बात कंफर्म की थी। गुस्से और बेचैनी में हमारा हीरो चीख कर कहता है कि अगर एस्कॉर्ट एजेंसी खत्म हो गई तो टैंग क्लैन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन उसका चचा उसे धक्का देकर कहता है कि इसी वजह से वो अभी जा रहा है। जमीन पर गिरा हुआ हमारा हीरो यकीन नहीं कर पाता और पूछता है वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो गद्दार कहता है तुम समझते नहीं, क्लैन लीडर की पोजीशन डैंग मुयो को मिल चुकी है। शौक भरी नजर के साथ हमारा हीरो सुनता है जब उसका चचा कहता है कि वो इस दिन का बहुत सालों से इंतजार कर रहा था। फिर वो आदमी बुरी सी मुस्कान के साथ ऐलान करता है कि अब टैंग क्लैन आखिरकार उसका होगा। वापस प्रेजेंट में हमारा हीरो सोचता है अगर उसने अपनी टेक्निक मास्टर नहीं की होती तो उसका टैलेंट कभी उभर कर नहीं आता और फिर इन्वेजन से पहले ही टैंग क्लैन फाइनेंशियल बर्बादी से टूट जाता। अचानक एक हाथ डैंग होयल की बाजू पकड़ लेता है और उसे गुस्से में एस्कॉर्ट चीफ कहकर बुलाता है। डोंगजुन नाम का आदमी पूछता है वो कैसे राइटफुल एयर के साथ इतनी बदतमीजी कर सकता है। वो कहता है जो भी उस हॉल में जाता है बिना नुकसान के वापस नहीं आता और ये होने नहीं दिया जा सकता। इस पर डैन होयल झूठी उदासी दिखाता है और कहता है उसका दिल भी भारी है, लेकिन वो जोड़ता है कि आखिर में टैंग क्लैन के बचने का बस यही तरीका है। एक और आदमी बटलर सोन से पूछता है क्या कोई फैक्शन क्यू चैंग सेक्ट के खिलाफ उनका साथ देगा। यही हम मिलते हैं सोन गुयोन से, आउटर हॉल का हेड बटलर जो कुछ पल के लिए चुप रहता है। हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि क्लैन डरा हुआ है और इस लड़ाई में कोई उनका साथ नहीं देगा। उसे एहसास होता है कि क्लैन का फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो चुका है और ये हार मान लेना ही यहाँ का दूसरा जहर है। इसलिए वो कहता है कि एहसान का बदला एहसान से देना चाहिए और यही उनके क्लैन की असली फितरत है। एक आदमी पूछता है उसने डिसाइपल को कैसे हराया, क्या उसने कोई फॉरबिडन वेपन यूज किया। हमारे हीरो उसे ठंडी नजर से घूरता है और कहता है वो गलत सोच रहा है और उसका हिसाब भी जल्द ही आएगा। वो जोड़ता है कि ये वो सवाल नहीं है जो उसे पूछना चाहिए। ये सुनकर वो आदमी गुस्से से पागल हो जाता है और चीखता है कि हॉल में मजाक का वक्त नहीं है। हमारा हीरो हल्की सी मजाक भरी मुस्कान के साथ कहता है उसे नहीं पता वो कैसे जीता, क्योंकि वो तो बस एक थर्ड रेट वॉरियर है। इस पर वो आदमी अपनी पीक मास्टर लेवल की शान जताते हुए जबरदस्त हरे रंग की एनर्जी छोड़ता है, लेकिन उसकी हैरानी के लिए हमारा हीरो उसके प्रेशर को बर्दाश्त कर लेता है। वो सोचता है उसने उसकी एनर्जी का सामना कैसे कर लिया। तभी ग्रेट क्लैन लीडर आवाज उठाता है और सबको तुरंत चुप रहने को कहता है। वो सीरियस नजर से पूछता है यंग लीडर ने लीहो सॉन्ग से लड़ाई क्यों की। इस सवाल पर हमारा हीरो बस कॉन्फिडेंस सी स्मर्क देता है। डैंग होयल गुस्से में चीखता है कि यंग लीडर सिचुएशन को बहुत हल्के में ले रहा है। बिना डरे हमारा मेन कैरेक्टर अपने चचा की तरफ मुड़कर पूछता है क्लैन का मतलब उनके लिए क्या है। आदमी कंफ्यूज हो जाता है और हमारा हीरो सबके सामने टैंग क्लैन की असली सोच समझाने लगता है। वो कहता है हर मेंबर एक कॉर्नर स्टोन है और परिवार को अपनी जान देकर एक दूसरे की हिफाजत करनी चाहिए। तब पता चलता है कि ये शब्द टैंग क्लैन के पुराने लीडर की आखिरी इच्छा थे। मुट्ठी भींचकर वो कहता है अपने खून की हिफाजत के लिए वो अपनी जान देने से भी नहीं हिचकिचाते। ग्रेट क्लैन लीडर चुपचाप उसे देखता रहता है, उसके शब्दों को समझने की कोशिश करता हुआ। बाकी मेंबर्स घबरा जाते हैं और सोचते हैं आखिर इतना हंगामा किस बात का है। हमारे हीरो पूछता है क्या उसे बस चुप रहकर देखना चाहिए था जब सोल पर हमला हो रहा था। लेकिन डैन होयल दोबारा फॉरबिडन वेपन्स वाला सवाल उठाता है। बिना बात को समझे हमारा मेन कैरेक्टर बिना परवाह किए छोटी सी डैगर्स दिखा देता है जो उसने फाइट में यूज की थी। एक आदमी कहता है ये तो बस ट्रेनिंग डैगर है, इससे डिसाइपल कैसे हरा दिया। हमारे हीरो समझाता है कि उसने इनेट एनर्जी यूज करके एक फर्स्ट क्लास वॉरियर को दबाया। एक आदमी कहता है अगर ऐसा है तो लीहो को सजा देना सही था क्योंकि उसने फॉर्मर लीडर की इच्छा पूरी की। हमारे मेन कैरेक्टर अपने चचा से पूछते हैं क्या अब उनके डाउट्स क्लियर हो गए। ये सुनकर वो आदमी उसकी हिम्मत से गुस्से से भर जाता है। क्लैन लीडर फिर कहता है कि जवान लड़के ने वाकई अपनी जान दाव पर लगाकर उस आदमी से लड़ाई की थी। एक आदमी पूछता है क्या उसने सच में इनेट एनर्जी यूज की थी, जबकि वापस आते वक्त तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। हमारे हीरो समझाता है कि वापस आते समय अलायंस लीडर और डिवाइन डॉक्टर ने उसका इलाज किया था, इसी वजह से वो ठीक दिख रहा था। डैंग होयल तुरंत चीख कर कहता है ये सब झूठ है। तभी अचानक एक मैसेंजर दौड़कर आता है और क्लैन लीडर को पुकारता है। जोंगिल परेशान नजर से सीन देखता है और सोचता है हालात बहुत खराब हो चुकी है, शायद कुछ और भी बुरा होने
होने वाला है। वो अलायंस के आने का ऐलान करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर यूजीन हॉक तो उसके पीछे ही हॉल में खड़े होते हैं। स्वॉर्ड एम्परर की अचानक एंट्री देखकर सारे क्लैन मेंबर्स शॉक में पड़ जाते हैं। बोलती बंद हो जाती है। यूजीन हॉक हल्की सी मुस्कान के साथ जैंग यिल के कंधे पर हाथ रखते हैं और वो लड़का उस टच से बिल्कुल जम सा जाता है। ग्रैंड मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या हॉल में सब लोग ठीक है आजकल। डैंग मुयोल झुककर अलायंस लीडर को प्रणाम करता है, जबकि हमारा हीरो चुपचाप सीन देखता रहता है। एम्परर माफी मांगते हैं कि उनका स्वागत ठीक से नहीं हो पाया, लेकिन कहते हैं फॉर्मेलिटीज की चिंता न करें। क्लैन लीडर शुक्रिया अदा करता है और कुछ और जरूरी बात कहने ही वाला होता है, लेकिन एम्परर कहते हैं कि वो लीडर की बदतमीजी भी बर्दाश्त कर लेंगे, जो सबको हैरान कर देता है। डैंग मुयोल चौंक कर पूछता है क्या एम्परर बदतमीजी की बात कर रहे हैं। वो तुरंत कहता है ग्रैंड मास्टर का आना उनके लिए सम्मान की बात है और यहाँ कोई बदतमीजी नहीं हुई। मौका देखकर डोंग हुयोल झुककर खुद को एस्कॉर्ट हेड के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। यूजीन हॉक उसे तीखी सीरियस नजर से देखकर उसकी पहचान कंफर्म करते हैं। अचानक ग्रैंड मास्टर की आंखें सुनहरी डरावनी एनर्जी से भर जाती हैं। वो हमारे हीरो के चचा को ठंडी और सख्त नजर से घूरते हैं। जबरदस्त प्रेशर के साथ पूछते हैं क्या डैंग हुयोल थोड़ी देर के लिए कॉन्वर्सेशन से बाहर जा सकता है। वो आदमी डर से कांपते हुए माफी मांगता है और लफ्ज अटकने लगते हैं। क्लैन लीडर कहता है अब चाय सर्व करना मुश्किल होगा, लेकिन यूजीन हॉक कहते हैं उन्हें कोई एतराज नहीं। वो कहते हैं इस वक्त उन्हें मार्शल अलायंस के लीडर के रूप में एक्ट करना होगा। फिर एम्परर लीडर की तरफ मुड़कर कहते हैं कि सबसे पहले उन्हें उनसे और पूरे टैंक क्लैन से बात करनी है। उनका सीरियस चेहरा बताता है कि ये बात सबके लिए बहुत मायने रखती है। फिर ग्रैंड मास्टर दोनों हाथ जोड़कर गहरी इज्जत का फॉर्मल जेस्चर करते हैं, कुछ पल के लिए आंखें बंद करते हैं और फिर सबके सामने गहरा झुककर मार्शल अलायंस की तरफ से माफी मांगते हैं। एम्परर का ये अनएक्सपेक्टेड कदम देखकर पूरा क्लैन शॉक में पड़ जाता है। डैंग मुयोल कहता है उसे अपने डिसाइपल को बेहतर सिखाना चाहिए था और गलती पूरी तरह से उसकी है। वो कहता है गुरु होने के नाते सुपरविजन की कमी उसकी जिम्मेदारी है। यूजीन हॉक कहते हैं ये माफी सिर्फ विक्टिम के लिए नहीं बल्कि टैंक क्लैन के लिए भी है। वो वादा करते हैं कि जो नुकसान हुआ है उसका बड़ा मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन क्लैन लीडर कहता है उस वक्त उन्होंने न्याय की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। उसकी आवाज में पछतावा साफ सुनाई देता है। वो खुलासा करता है कि सब कुछ हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने हाथों से सुलझाया। हमारा हीरो बस चुपचाप सीरियस चेहरे के साथ सब देख रहा होता है। इसी वजह से क्लैन लीडर किसी भी तरह का कॉम्पेंसेशन लेने से इनकार कर देता है। वो मानता है यंग मैन की बहादुरी के बदले क्लैन कुछ पाने का हकदार नहीं, लेकिन वो अलायंस लीडर से विनती करता है कि इस घटना को गलत तरीके से पेश न होने दिया जाए। उसका झुकना बताता है कि वो अपने क्लैन और अपने भतीजे की इज्जत बचाने के लिए कितना बेचैन है। हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि क्यू चैंग सेक्ट अपनी शर्म छुपाने के लिए अफवाह फैलाएगा और जैसे पिछली जिंदगी में हुआ था इल्जाम फिर उस पर और टैंक क्लैन पर ही आएगा। ग्रैंड मास्टर उसे यकीन दिलाते हैं कि उसकी चिंता किसी भी हाल में सच नहीं होगी। वो कहता है कि आज के हंगामे के बारे में किंग चैंग सेक्ट कुछ भी नहीं कर पाएगा। मजबूत नजर के साथ वो ऐलान करता है कि किसी भी तरीके से टैंक क्लैन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अलायंस लीडर होने के नाते उसका शब्द ही राइवल सेक्ट की किस्मत तय कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर सोचता है रिजल्ट इतना बुरा नहीं था, आखिर में सब कुछ सही हो गया। उसने किंग चैंग सेक्ट के हाथ बांध दिए और अपने पिता की पोजीशन को दोबारा मजबूत कर दिया। तब एम्परर मुड़कर कहता है कि अब बस एक छोटी सी बात और बाकी है। हमारे हीरो को समझ नहीं आता और वो सोचता है अब क्या रह गया। ग्रैंड मास्टर उसे एक अजीब सी नजर से देखता है जिससे वो और भी क्यूरियस हो जाता है। एक्सप्रेशन से लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो पास आकर एक ऐसा सवाल पूछता है जिसे सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। शांत आवाज में स्वॉर्ड एम्परर पूछता है क्या वो उसका डिसाइपल बनना चाहेगा। हॉल में सबके होश उड़ जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता जो उन्होंने सुना। हमारे मेन कैरेक्टर को भी समझ नहीं आता क्या उसने सही सुना। ग्रैंड मास्टर ने उसे अपना डिसाइपल बनने का निमंत्रण दिया। कुछ लोग धीरे से बात करते हैं, क्या यंग लीडर मास्टर का 6th डिसाइपल बनेगा। एक दूसरा कहता है नहीं, लिंगो के निकाले जाने के बाद वो 5th होगा। सब जानते हैं कि जिस सेक्ट का कोई डिसाइपल लीडर का शिष्य होता है वो तुरंत सेंट्रल पावर बन जाता है। इसका मतलब टैंक क्लैन अपनी खोई हुई पुरानी शान वापस पा सकता है। क्लैन को दोबारा शिखर पर लाने का मौका सबके दिमाग में चमक उठता है। ग्रैंड मास्टर हल्का सा मुस्कुराता है। वो कहता है आखिर यंग मैन अब अपनी उम्र के हिसाब से चेहरा दिखा रहा है। यूजिन हॉक को हमारे हीरो का असली हैरानी भरा एक्सप्रेशन देखकर सुकून मिलता है। वो जोड़ता है अब वो वाकई एक जवान लड़का लग रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर अलायंस लीडर का शुक्रिया अदा करता है इतने बड़े ऑफर के लिए, लेकिन दांग होयल के अंदर घबराहट फैल जाती है। उसे लगता है क्लैन में उसकी पावर टूट जाएगी और सबको शौक देते हुए हमारा हीरो ग्रैंड मास्टर का ऑफर ठुकरा देता है। माफी मांगते हुए भी वो इनकार करता है। यूजिन हॉक मुस्कुराकर अपनी रोब से कुछ निकालते हैं जैसे इनकार को नजरअंदाज कर दिया हो। वो कहते हैं कल उसके साथ कियांग चलने के लिए तैयार रहे। हमारे हीरो को कुछ समझ नहीं आता। अचानक ग्रैंड मास्टर को एहसास होता है कि वो सच में उसका ऑफर रिजेक्ट कर रहा है। उनका चेहरा हैरानी से भर जाता है। शायद पहली बार किसी ने मना किया है। वो कहते हैं ये उनकी जिंदगी का पहला रिजेक्शन है और वजह पूछते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर माफी मानकर कहता है कि वो भविष्य में अपने क्लैन का प्रतिनिधित्व करेगा। फॉर्मल जेस्चर के साथ वो कहता है जैसे
एम्परर का एक ही मास्टर वोंग है, वैसे ही उसका एक ही मास्टर होगा टैंग क्लैन। ये कहकर वो अपनी पावरफुल ऑरा छोड़ देता है। अपने परिवार की रक्षा करने का उसका इरादा हिलने वाला नहीं है और ये सबको हैरान कर देता है। क्लैन लीडर दैंग मुयोल उसे गर्व और प्रशंसा भरी नजर से देखता है। यंग मैन की वफादारी और हिम्मत वही चीज है जिसे वो सबसे ज्यादा मायने देता है। यूजिन हॉक मान लेते हैं कि वजह समझ में आती है और हमारा हीरो अंदर ही अंदर सुकून महसूस करता है। वो सोचता है अच्छा हुआ लीडर ने गोल्डन लाइट आई टेक्निक यूज नहीं की। उसके दिमाग में ख्याल आता है कि प्रिविलेजेस बहुत ललचाने वाले होते हैं लेकिन जहरीला प्याला भी हो सकते हैं। अगर उसकी डिमोनिक आर्ट्स का राज खुल गया तो उसका तुरंत और अनिवार्य अंत हो जाएगा। ग्रैंड मास्टर कहते हैं फिर भी उन्हें थोड़ी सी निराशा है इस फैसले से। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उनकी आखिरी शिक्षा उसके लिए बहुत मददगार थी। उसे ताई टेक्निक याद आती है। एक ही वार में जो सार छुपा था वो उसे हैरान कर गया था। वोंग की मार्शल आर्ट की गहराई ने उसे सच में प्रभावित किया था। अचानक एम्परर शॉक में पड़ जाते हैं और पूछते हैं इतनी कम उम्र में उसने ये सब कैसे समझ लिया। हमारे हीरो ने जिस तरह टेक्निक को समझा उसने एम्परर को बिल्कुल हैरान कर दिया। इस पर वो टैंग क्लैन के लीडर की तरफ मुड़कर यंग मैन के लाजवाब टैलेंट की तारीफ करता है। ग्रैंड मास्टर मान लेता है कि ये जवान एक रेयर जीनियस है जिसमें बेपनाह पोटेंशियल है। यूजिन हॉक खुद थोड़ा उलझन में पड़ जाता है और मानता है कि ये लड़का वाकई बहुत टेम्पटिंग है। उसे अपना डिसाइपल बनाने की इच्छा अभी भी काफी स्ट्रांग है जिसे इग्नोर करना मुश्किल हो रहा है। क्लैन लीडर शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि एम्परर बहुत मेहरबान है लेकिन इनकार के पीछे जरूर वजह होगी। वो अपने भतीजे के फैसले पर भरोसा करता है चाहे उसे पूरी वजह समझ ना आए। हमारा हीरो अपनी मजबूत नजर बनाए रखता है। एम्परर कहते हैं वो उसे मजबूर नहीं कर सकते लेकिन उनकी बात हॉल में एक अजीब सा सस्पेंस छूट जाती है। यूजिन हॉक कहते हैं वो खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। फिर वो एक सुनहरी चमक वाली तलवार निकालते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत उस वेपन पर बनी मून लाइट पैटर्न को पहचान लेता है और शॉक में पड़ जाता है। तलवार तेज एनर्जी से चमकने लगती है और एम्परर कहते हैं इसका नाम है मून वेव। वो जोड़ते हैं कि इससे वो अगले जनरेशन के वॉरियर्स पर एक छोटा सा एहसान जोड़ रहे हैं। फिर वो वेपन हमारे हीरो को ऑफर करते हैं। कहते हैं इसकी मिस्टिकल प्रॉपर्टीज एक दिन उसकी मदद करेंगी। क्लैन मेंबर्स बिल्कुल शॉक में पड़ जाते हैं। ये तलवार मीटियोराइट आयरन से फॉर्ज्ड है। इतनी रेयर चीज को यंग क्लैन लीडर को देना अनबिलीवेबल है। डैंग मुयो तुरंत समझ जाता है कि ये सिर्फ अपॉलॉजी गिफ्ट नहीं है, ये एम्परर की तरफ से टैंग क्लैन के यंग क्लैन लीडर की ऑफिशियल रिकॉग्निशन है। हमारा मेन कैरेक्टर चमकती हुई तलवार को हाथ में पकड़कर सीरियस सोच में पड़ जाता है। उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आता है डिवाइन आर्टिफैक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए था वो खुद चल कर आ गया है। अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की सी सिनिस्टर मुस्कान उभरती है, जैसे उसका डिमोनिक साइड कह रहा हो किस्मत काफी मेहरबान है। वो सोचता है आर्टिफैक्ट बनाने की सारी तैयारी अब पूरी हो गई है। हमारा मेन कैरेक्टर झुककर इज्जत से वेपन एक्सेप्ट करता है ताकि बदतमीजी ना हो। यूजिन हॉक संतुष्ट मुस्कान के साथ उसे गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर ग्रैंड मास्टर एक पर्सनल गिफ्ट देते हैं, एक ऐसी चीज जिसके आगे उनका नाम लिखा है। वो कहते हैं जब भी उसे किसी भी मदद की जरूरत हो ये आइटम दिखाए। यूजिन हॉक गारंटी करते हैं कि उस आइटम के साथ की गई कोई भी रिक्वेस्ट ऐसे ट्रीट होगी जैसे मास्टर खुद कह रहे हो। इसका मतलब सेंट्रल प्लेन्स में उसे बेइंतहा पावर और इन्फ्लुएंस मिल सकता है। दांग होयोल इतने सारे प्रिविलेजेस देखकर शॉक में पड़ जाता है। पहले लेजेंडरी स्वॉर्ड और फिर मार्शल अलायंस के ग्रेट लीडर का पर्सनल सिंबल। नफरत और जलन में अंधा होकर वो सोचता है उस लड़के में आखिर ऐसा क्या खास है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वो अपने भतीजे से कितनी नफरत करता है। सीन फिर अचानक चेंज होता है। अंधेरी जगह में एक बोल में ड्रिंक डाली जा रही है। खिड़की की दरारों से धूप की हल्की रोशनी लकड़ी की मेज पर पड़ रही है। एक मिस्टीरियस आदमी जो स्ट्रॉ हैट पहने मेज पर बैठा है अपनी बुरी किस्मत को लेकर गुस्से में शिकायत करता है। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड लगता है किसी रीसेंट इंसिडेंट की वजह से। खुलासा होता है वो सॉन यू गॉन है, वही गार्ड्स का कमांडर जो पहले जलील हुआ था। वो अपने हाथ में पकड़े कागज को मुट्ठी में मसल देता है और आंखों में नफरत के साथ हमारे हीरो को कोसता है। एक रेस्टोरेंट में दो आदमी बात कर रहे हैं। एक कहता है पूरा सिचुआन तोंग क्लैन की वजह से घूम रहा है, सब जगह उन्हीं की चर्चा है। वो कहता है अगर अलायंस लीडर का जजमेंट सही निकला तो वो दोबारा अपनी शान हासिल कर सकते हैं। दूसरा जवान पूछता है क्या उसने ड्रैगन सक्सेसर गार्ड्स के हंगामे के बारे में सुना। वो बताता है सबको सख्त सजा मिली है और कमांडर को शिनजियांग भेज दिया गया है। पहला आदमी पूछता है क्या वो पहाड़ी इलाका है और दोस्त हाँ में जवाब देता है। वो जोड़ता है कि कमांडर का करियर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। वापस सॉन यू गॉन पर सीन आता है। उसे याद आता है हमारे हीरो ने फाइट में प्रोजेक्टाइल टेक्निक्स यूज की थी। वो गुस्से से पागल हो जाता है और सोचता है इस बात पर उसे सजा कैसे मिल सकती है। लाल ऑरा में घिरा मुट्ठी भींचे वो कसम खाता है कि इस बेइज्जती का बदला लेगा। उसका बदला बेरहम होगा और वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक अपनी इच्छा पूरी ना कर ले। सीन धीरे से शिफ्ट होता है सिचुआन तोंग क्लैन की तरफ। एक गहरी शांत और अंधेरी रात में पूर्णिमा की रोशनी में ग्रैंड पैलेस के कोर्ट यार्ड्स में कई गार्ड्स पेट्रोल कर रहे होते हैं। एक छत पर दो गार्ड्स अपनी तलवारों के साथ होशियार खड़े हैं। रात शांत है लेकिन जो कुछ दिन में हुआ है उसके बाद हवा में तनाव साफ महसूस होता है। अपने कमरे में हमारा मेन कैरेक्टर गहरी सोच में डूबा हुआ लगता है, थोड़ा सा परेशान भी। उसे अपने पिता की आवाज याद आती है। वो कहते थे कि वो हर बात पर जरूरत से ज्यादा चिंता
चिंता करता है। उसे याद आता है कैसे पिता ने गार्ड्स की संख्या बढ़ाने का ऑर्डर दिया था और उसे बाहर जाने से मना किया था। हमारे हीरो को ये सब ओवर प्रोटेक्टिव लगता है, जैसे ज्यादा ही फिक्र हो रही हो। फिर भी वो सोचता है कि वो अपने पिता का अवज्ञाकारी बेटा नहीं बनना चाहता। उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वो फैसले का सम्मान करता है, चाहे पूरी तरह सहमत ना हो। अचानक उसे गिफ्ट में मिली मून वेव तलवार हवा में तैरने लगती है और तेज चमक उठती है। वेपन की गोल्डन मिस्टीरियस रोशनी पूरे कमरे को भर देती है। वो खड़ा होकर कहता है कि वो ऐसे वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। उसे पता है अपने गोल्स पाने के लिए उसे जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। वो तलवार उठाता है और कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ उसे निकालता है। ब्लेड नीली सी एनर्जी और अलग ही दुनिया की ताकत से चमक उठती है। वो धीरे से कहता है अब वक्त आ गया है और तलवार हाथ में लेकर कमरे से बाहर दौड़ पड़ता है। हमारे मेन कैरेक्टर अपनी ग्रैंड प्लान शुरू करने के लिए तैयार है। बाहर एक गार्ड पलट कर देखता है क्योंकि उसके पास से एक साया गुजरा होता है। वो स्पीड देखकर वहीं जम जाता है। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आता क्या हुआ। वो आंखें मलता है, सोचता है शायद उसका वहम था। इस बीच हमारा हीरो दूसरे गार्ड्स के पास से भी गुजरता है और किसी को उसकी प्रेजेंस का एहसास तक नहीं होता। उसकी स्टेल्थ और स्पीड इतनी जबरदस्त है कि वो लगभग इनविजिबल हो चुका है। अपनी नई लिमिट्स टेस्ट करने के लिए वो गोल्डन एनर्जी का एक बर्स्ट छोड़ता है और आगे बढ़ता है। एक पल के लिए कोर्ट यार्ड में अंधेरा गोल्डन फ्लैश से रोशन हो जाता है। वो हवा में एक सुनहरी बिजली की तरह तेजी से निकल जाता है। उसके मूव्स स्मूथ और प्रिसाइज है, उसकी इंटेंस ट्रेनिंग का नतीजा। वो सोचता है शायद उसका लेवल बढ़ गया है, लेकिन गार्ड्स को अभी बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। फिर वो डिसाइड करता है कि फोर्ज पर जाकर अपना मेन वेपन जितनी जल्दी हो सके बनाना होगा। तभी उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। हवा में उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंस या पुरानी याद। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो जोर से जमीन पर लैंड करता है। धूल और हवा का बड़ा सा बादल उठता है। उसका कॉम्बैट स्टैंड दिखाता है कि वो हर चैलेंज के लिए रेडी है। दूर टैंग क्लैन के गांव को देखते हुए उसके अंदर नॉस्टैल्जिया की लहर उठती है। वो मंजर उसे अपने ट्रबल्ड पास्ट की याद दिला देता है। यादें उसके दिमाग में फ्लड होने लगती है। एक वक्त का बसलिंग विलेज जो बाद में खंडहर बन गया था। तबाही का मंजर उसे गहरी उदासी और गुस्से से भर देता है। उसे याद आता है कैसे सब लोग उस मुश्किल वक्त में क्लैन को छोड़कर चले गए थे। वो धोखा और तन्हाई आज भी उसे सताती है। डिटर्मिन्ड नजर के साथ वो खुद से कहता है थोड़ा और इंतजार। उसका बदला अब हकीकत बनने के करीब है। वो वादा करता है इस बार सब कुछ पहले जैसा होगा, लेकिन अंजाम बिल्कुल अलग। अपने आप को सुधारते हुए वो कहता है नहीं, इस बार वो क्लैन को सिर्फ बचाएगा नहीं, उसे पहले से ज्यादा शानदार बनाएगा। वो सिर्फ पुरानी शान वापस नहीं लाएगा, बल्कि उसे एक नए शिखर पर पहुंचाएगा। नीली ऑरा उसके पांव को घेर लेती है जब वो अपने मकसद की तरफ पहला कदम बढ़ाता है। उसके शरीर से निकलती एनर्जी उसकी नई बेइंतहा ताकत का सबूत है। तलवार को मजबूती से पकड़कर वो कहता है पहली वेव यहीं से शुरू होगी। और इस तरह उसकी ग्रैंड रिवेंज और रिकंस्ट्रक्शन की कहानी सच में अब शुरू होने वाली है। क्लैन की फोर्ज हॉल ऑफ 10,000 आयरन्स के सामने पहुंचकर वो तलवार को मजबूती से पकड़ लेता है। उसका हाथ हिल्ट पर और कस जाता है, जैसे अंदर जाने से पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा हो। दरवाजे के सामने खड़े होकर वो सोचता है आमतौर पर यहाँ आने के लिए परमिशन चाहिए होती है, लेकिन रात का वक्त है, शायद कोई रोकने वाला नहीं होगा। वो बड़ा सा मेटल डोर खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन बीच में ही उसका हाथ रुक जाता है। चेहरे पर हैरानी साफ दिखने लगती है। अचानक दरवाजा खुद खुल जाता है। अंदर से एक आदमी तीखी नजर से उसे घूरता है और पूछता है इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर को फौज में किसी की प्रेजेंस की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। फिर भी अपनी कंपोजर बनाए रखते हुए वो इज्जत से झुककर हॉल के मास्टर को सलाम करता है। उसका सीरियस एक्सप्रेशन बताता है कि ये मुलाकात उसकी प्लानिंग में बिल्कुल नहीं थी। अपने दिमाग में वो अफसोस करता है जिससे सबसे ज्यादा बचना चाहता था वही सामने आ गया। ये आदमी क्लैन का सबसे ज्यादा इज्जत पाने वाला एल्डर है। उसके पिता भी उससे अदब से ट्रीट करते हैं। वो टैंग क्लैन का कोर मेंबर है, फिर भी उसके पास फैमिली सरनेम तक नहीं है। उसके कंधे पर बड़ा सा निशान बताता है कि वो एक एक्सपीरियंस्ड वॉरियर रहा है। ऊपर से वो सारे क्लैन के ब्लैकस्मिथ्स का मास्टर है, हॉल ऑफ 10,000 आयरन्स का मालिक। उसके हाथों पर पड़े घने कैलसेस और पुराने स्कार्स उसकी मेहनत और डेडिकेशन का सबूत है। ये है ब्लैक हैंड क्राफ्ट्समैन, महान लोहार गु योंग यान। हमारे मेन कैरेक्टर उसका सामना टेंस नजर से करता है। उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद फिसलती है। उसे याद आता है कैसे गु योंग यान ने अपनी जिंदगी फॉर्मर लीडर डैंग उइथाई के लिए क्लैन को डेडिकेट कर दी थी। फिर भी वो हमेशा क्लैन के इंटरनल मैटर्स में न्यूट्रल और थोड़ा इनडिफरेंट रहा। इसी वजह से एक खास दिन की याद हमारे हीरो के दिमाग में और भी गहरी है। वो पल जब मैन हाई एस्कॉर्ट एजेंसी ने क्लैन से अलग होने का फैसला किया था। उस वक्त ये क्राफ्ट्समैन जो सिर्फ डिवाइन और पावरफुल तलवारों को फोर्ज करने में लगा रहता था, आखिरकार गद्दार डैंग हॉयल के साथ क्लैन छोड़कर चला गया था, बिना पीछे मुड़े देखे। हमारे हीरो को अब भी याद है वो नजर, नफरत और क्रोध से भरी हुई आंखें। वो आंखें आज भी उसे सताती हैं। वो चुपचाप मुड़कर चला गया था, एक शब्द तक नहीं बोला था। हमारे मेन कैरेक्टर आज तक समझ नहीं पाया कि इतनी नफरत कहां से आई थी,
लेकिन वो नजर कभी भूल नहीं सकता। इस पल वो डिसाइड करता है शायद अपना प्लान थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करना बेहतर होगा। वो पीछे हटने का सोचता है। निराश चेहरे के साथ वो माफी मांगता है इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए। उसके एक्सप्रेशन में प्लान के रुक जाने की फ्रस्ट्रेशन साफ दिखती है, लेकिन फिर वो कहता है कि उसके पास एक अर्जेंट आइडिया था जिसे वो फोर्ज में आजमाना चाहता था। ब्लैक हैंड क्राफ्ट्समैन बस आंखें बंद करता है और शांत आवाज में कहता है, जाओ करो जो करना है। हमारे मेन कैरेक्टर को उसका जवाब समझ नहीं आता। ब्लैकस्मिथ फिर कहता है, जो करने आए हो वही करो। फिर सीरियस नजर से वो कहता है, छुपना बंद करो, बाहर आ जाओ। अचानक एक लड़की सामने आती है और अनाउंस करती है कि यंग क्लैन लीडर फोर्ज के दरवाजे पर है। हमारे हीरो उसे पहचान लेता है, सोल। वो उसे पिछली बार की मदद के लिए शुक्रिया अदा करती है। लड़की हल्का सा उदास लगती है और सिर झुका लेती है। हमारा हीरो मुस्कुराकर कहता है, उसे सुकून है, सबसे जरूरी बात यह है कि वो जिंदा है। क्राफ्ट्समैन बोलता है कि क्लान लीडर ने उसे 7 दिन और रात तक बाहर जाने से मना किया है। हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। ब्लैकस्मिथ लड़की को कहता है उसे तंग ना करे और वहां से चली जाए। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है शायद मास्टर ने उसे अपने इक्विपमेंट यूज करने की इजाजत दे दी है। वो सोचता है अगले बार शुक्रिया अदा करेगा। वो फोर्ज के अंदर पहुंच चुका होता है। ब्लैक हैंड क्राफ्ट्समैन उसे आवाज देता है। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत जवाब देता है। कुछ पल के लिए ब्लैकस्मिथ चुप रहता है, चेहरे पर गहरी सोच, फिर बस कहता है रहने दो, और सोल के साथ मुड़कर चला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर दोनों को जाते हुए देखकर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन वो डिसाइड करता है इस बात को फिलहाल साइड में रखे। अब उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर है। वो गहरी सांस लेता है और आखिरकार दरवाजा धकेलकर फोर्ज के अंदर चला जाता है। अब उसका असली काम शुरू होने वाला है। तलवार को मजबूती से पकड़कर वो कहता है कि इस रेयर मौके को वो किसी भी हाल में नहीं गवा सकता। उसे एक पुरानी कहावत याद आती है, मास्टर के लिए वेपन सिर्फ एक जरिया होता है, असली ताकत उसके मार्शल आर्ट्स में होती है। लेकिन सीरियस नजर के साथ हमारा हीरो सोचता है ये सब बकवास है। इस दुनिया में ऐसे डिवाइन आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं जो मार्शल आर्ट्स को भी पार कर सकते हैं। हॉल में रखे वेपन्स को देखकर उसे लगता है स्किल कितनी मीडियोकर है। वो एक बड़ा मेटल ब्लेड उठाता है और काम शुरू करने की तैयारी करता है। हाथ में वेपन लेकर वो सोचता है क्या हॉल के मास्टर का बेस्ट बस इतना ही है। वो मानता है ब्लैकस्मिथ को मास्टर कहना गलत नहीं, लेकिन उसकी स्किल अभी भी काफी नहीं। ब्लड कल्ट के पास उसके आर्टिफैक्ट्स के बिना भी कई डेमोनिक वेपन्स और आर्मामेंट्स थे। फौज के सामने खड़े होकर उसे याद आता है वो हथियार उसके खुद के क्रिएशन से भी ज्यादा खौफनाक थे। उन्हें तोड़ने के लिए उसे ऐसे डिवाइन आर्टिफैक्ट्स चाहिए जो उनसे बराबर या उनसे ज्यादा ताकतवर हो। वो लेदर ग्लव्स पहनता है और कहता है आमतौर पर फोर्जिंग में वो इनका इस्तेमाल नहीं करता। पेडल पर जोर से पैर मारते ही फर्नेस जल उठता है, आग भड़कती है और वो खुद को मेंटली प्रिपेयर करता है। वो धीरे से कहता है जो वो करने वाला है वो कुछ खास है। फिर वो मूनवेव तलवार को सीधा फौज की भड़कती आग में डाल देता है। आग के सामने खड़े होकर वो कहता है ये कोई आम फौज नहीं है। उसकी आंखों में अजीब सी इंटेंस फोकस चमक रही होती है और उस पल उसके दिमाग में पिछली जिंदगी की यादें फिर से जिंदा हो जाती हैं। ब्लड कल्ट की इन्वेजन, तबाही, चीखें, वो फिर से वही दर्द महसूस करता है। उसे याद आता है कैसे वो बर्बादी के बीच एमलेसली चल रहा था, समझने की कोशिश करता हुआ कि हुआ क्या है। सफेद बालों के साथ उसकी बेहाल चीख उसके दिमाग में गूंज उठती है। दांतों को भींचकर वो उस बेबसी को फिर से महसूस करता है। जमीन पर पड़ा हुआ वो सोच रहा था क्या वो अभी भी जिंदा है। इतनी तबाही के बीच सिर्फ वो ही क्यों बचा। वो खुद को एक मेटल वर्कर के रूप में देखता था, डिवाइन आर्टिफैक्ट्स बनाने वाला, लेकिन साथ ही एक डीमन भी। ये कहानी सिर्फ टैंक क्लैन के फाउंडर ने हासिल की थी। उसे याद आता है जब जंजीरों में बंधा हुआ भी उसने कसम खाई थी ब्लड डीमन को खत्म करेगा। उसकी गुस्से भरी चीख उसके कानों में गूंजती है। वो पल जब वो उल्टा लटका हुआ था, पूरी तरह बेबस। तब ब्लड डीमन लॉर्ड उसके सामने आया था एक लालच भरा ऑफर लेकर। हमारे हीरो ने बिना सोचे उस ऑफर को ठुकरा दिया था, लेकिन लॉर्ड बेपरवाह था। उसने ब्लैकमेल शुरू किया। क्या उसे अपने क्लान के बचे हुए लोगों की जिंदगी की परवाह नहीं? डीमन लॉर्ड ने कहा उसके लिए फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा नहीं या मर जाएं। वो शान से कहता है मार्शल आर्ट को एक करना बस वक्त की बात है। फिर वो धमकी देता है अगले बार उनके सर उसके सामने तोहफे में फेंक देगा। हमारे हीरो जानता था इतना जालिम आदमी उन्हें जिंदा नहीं रखेगा, फिर भी उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मुट्ठी भींचकर उसने डिसाइड किया अगर ऐसा है तो वो डील मान लेगा। अपने परिवार के बचे हुए लोगों को बचाने के लिए उसने डील एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसने एक शर्त रखी। डिवाइन आर्टिफैक्ट्स यूजर के मार्शल आर्ट्स पर डिपेंड करते हैं, इसलिए ब्लड डीमन लॉर्ड को अपनी मार्शल आर्ट्स शेयर करनी होंगी। और तब उसने कसम खाई बदले की तलवार खिलेगा। इसी तरह 10 डिवाइन वेपन्स पैदा हुए जो बाद में 10 डेमोनिक वेपन्स के नाम से जाने गए। वापस प्रेजेंट में वो सोचता है हॉल की आग से मीटेराइट आयरन पिघलाना नामुमकिन है, लेकिन मेटल सर्कुलेशन टेक्निक की ताकत से वो उसे पिघला सकता है। उसकी एनर्जी फौज के अंदर घूमने लगती है और धीरे धीरे ब्लेड पिघलकर मोल्टन मेटल
मेटल बन जाता है। वो पिघला हुआ मेटल धीरे से एक मेटल मोल्ड में बहने लगता है। तो फिर वो एक बड़ा सा वुडन हैमर उठाता है और वेपन फॉर्ज करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद वो एनविल पर मेटल को इतनी बेकार हद तक फोर्स और स्पीड से पीटना शुरू कर देता है कि देखने वाला भी शॉक हो जाए। तुरंत बाद वो ब्लेड को पानी के बैरल में डिप करता है ताकि उसे जल्दी ठंडा कर सके। फिर वो एक ऐसे वेपन के बारे में सोचता है जो सब कुछ ब्लॉक भी कर सके और साथ ही साथ किसी भी चीज को काट भी सके। इसी के साथ उसके दिमाग में ब्लड सिल्क डीमन एम्प्रेस का सिंबल उभर कर आता है। फॉर्ज के सामने खड़े होकर वो सेलेस्टियल सिल्क बनाता है और याद करता है कि वो असल में 9 शीट्स मटेरियल से मिलकर बना था। वहां से वो सिर्फ एक शीट उठाता है जो वो बना पाया था और कहता है कि अभी इससे फर्क नहीं पड़ता। फोकस नजर के साथ वो बोलता है कि जो वो बनाना चाहता है वो ओरिजिनल सेलेस्टियल सिल्क नहीं। उसी पल वो एक पीली एनर्जी रिलीज करता है और उसे गोल्डन फैब्रिक की तरफ शूट कर देता है। वो ऐसा थ्रेड बनाना चाहता है जो प्लेन्स के सेलेस्टियल सिल्क वर्म के थ्रेड से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो और इस तरह वो 10 डेमोनिक वेपन्स की सिस्टर क्रिएशन पावरफुल सेलेस्टियल सिल्क को क्रिएट करता है। अपनी नई क्रिएशन का नाम वो रखता है सेलेस्टियल नेट। अचानक ही छत से एक फिगर नीचे गिरता है और उस पर हमला कर देता है। वो मिस्टीरियस इंट्रूडर जमीन पर खड़े हमारे मेन कैरेक्टर पर एक जबरदस्त स्ट्राइक के साथ झपटता है, लेकिन आदमी के सरप्राइज के लिए सेलेस्टियल नेट आराम से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसे हवा में ही रोक देता है। ये देखकर अटैकर पूरा शॉक हो जाता है और यकीन न करते हुए चिल्लाता है कि अभी क्या हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर सोचता है कि मार्शल अलायंस के एलीट के लिए ये लोग काफी केयरलेस है। फिर वो उसे पहचान लेता है, फॉर्मर कमांडर ऑफ द गार्ड्स, और अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। सुन यूगॉन उसकी हिम्मत पर गुस्से से भर जाता है और हमारा हीरो कहता है कि वो फाइट के लिए बिल्कुल सही टाइम पर आया है। अपने हाथों में नीले थ्रेड्स पकड़कर वो बताता है कि अभी अभी उसके पास एक चीज थी जिसे वो सच में टेस्ट करना चाहता था। प्रोटैगनिस्ट अपने ओपोनेंट को टॉन्ट करता है, याद दिलाते हुए कि वो अब एलीट गार्ड का लीडर नहीं रहा। इंट्रूडर को अपने आम नाम से बुलाया जाना पसंद नहीं आता और वो गुस्से से भर जाता है, जबकि लड़का शुक्रगुजार है कि वो अकेला ही आया है। परफेक्ट मोमेंट पकड़कर हीरो डिसाइड करता है कि अभी उस नई आर्टिफैक्ट को टेस्ट करने का आइडियल टाइम है। डरा देने वाली नजर के साथ वो कहता है कि दुश्मन ने उसे शहर में ढूंढने की तकलीफ से बचा लिया। परेशान होकर आदमी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही रियलाइज करता है कि उसकी तलवार लड़के के नए मैजिक थ्रेड्स में पूरी तरह फंस चुकी है। फिर भी वो गद्दार नफरत से चिल्लाता है कि सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक से वो इस लड़के को खत्म कर देगा। लेकिन ब्लैकस्मिथ सिर्फ एक कॉन्फिडेंट मुस्कान देता है और पूछता है कि क्या सच में उसे लगता है कि सब कुछ इतना आसान होगा। उस पल अटैकर का वेपन थ्रेड से टकराते ही पूरी तरह टूट जाता है। इतनी जबरदस्त रेजिस्टेंस। लड़का अपने स्ट्रिंग्स को कमाल की स्किल से कंट्रोल करता है और फाइट की पेस को पूरी आसानी से अपने हाथ में ले लेता है। फॉर्मर कमांडर डेस्परेट होकर डॉज करने की कोशिश करता है क्योंकि थ्रेड्स हवा को चीरते हुए उसके आसपास से गुजर रहे होते हैं। हीरो नोटिस करता है कि उसका राइवल बिना निशान छोड़े रहने के लिए एक रैंडम वेपन उठा लाया था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब प्रोटैगनिस्ट देखना चाहता है कि विलन बिना अपनी मेन स्वॉर्ड के कितनी देर तक टिक सकता है। वो हैरान कर देने वाली स्पीड से मूव करता है, फॉर्ज के सारे शैडोज में नीली रोशनी की एक ट्रेल छोड़ते हुए। जैसे ही मेटल के टुकड़े हवा में उड़ते हैं, दुश्मन पूरी तरह से पैनिक में चला जाता है। आदमी सोचता रह जाता है कि ये यंग मैन किस डायरेक्शन से अटैक कर रहा है और उसकी तेज और डिसाइसिव मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। काले स्ट्रिंग से घिरे हुए गद्दार अपनी पूरी कोशिश से डिफेंड करता है, लेकिन हर सेकंड के साथ प्रेशर बढ़ता महसूस करता है। हीरो समझ जाता है कि उसका ओपोनेंट सिर्फ डिफेंस और इवेजन पर फोकस करके जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वक्त आ गया है अपनी असली सीक्रेट टेक्निक दिखाने का, जो उसने कभी डिवाइन मेडन के मशहूर सेक्ट से सीखी थी। उसी पल एक जबरदस्त एनर्जी फूट पड़ती है और फ्लॉलेस डिवाइन स्ट्रिंग की आर्ट की पहली टेक्निक का एग्जीक्यूशन सामने आता है। एक तबाह कर देने वाले इम्पैक्ट के साथ वो स्ट्राइक सीधा टारगेट पर लगती है और अपोनेंट उस पावर से पूरी तरह स्टन हो जाता है। दुश्मन दर्द से चीखने लगता है और हीरो ठंडे लहजे में कहता है कि अब बिना एक कान के वो अपनी पहचान छुपा ही नहीं सकता। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि उसे शुरू से ही अपना असली चेहरा दिखा देना चाहिए था। ये सुनते ही आदमी एक और वेपन निकालता है और अपनी पूरी स्पीड और पावर के साथ चार्ज करता है। वो लड़के को चुप रहने को कहता है और हवा में उछलकर एक तबाह कर देने वाला गुस्से से भरा एरियल अटैक करता है। गद्दार सोचता है कि जीतने का एक ही तरीका है, स्वॉर्ड एनर्जी, और उसे लगता है कि यंग मैन के पास वो पावर नहीं है। इस यकीन के साथ फॉर्मर कमांडर अपनी ब्लेड लेकर आगे बढ़ता है ताकि फाइट खत्म कर सके, लेकिन हीरो उसका सामना लाल तीखी नजर के साथ करता है और ब्लेड के टकराते ही एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। दुश्मन की तलवार लड़के की डिफेंस से टकराकर फंस जाती है और पूरी तरह टूट जाती है। इम्पैक्ट के झटके से अटैकर पीछे जा गिरता है और जमीन पर एक अजीब सी काली गू उगलने लगता है। तब प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ दिखाता है जो नीली ऑरा से घिरा हुआ होता है और अपनी सीक्रेट टेक्निक रिवील करता है। वो आर्ट ऑफ द डिवाइन स्ट्रिंग की सेकंड टेक्निक यूज करता है, अपने आसपास एक गोल शील्ड क्रिएट करता हुआ। विलन हैरान रह जाता है कि थ्रेड से बना शील्ड कैसे हो सकता है और पूछता है कि वो ऐसी चीज क्यों यूज कर रहा है। यंग मैन हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है कि वजह सिंपल है, दुश्मन की तलवार बहुत कमजोर है। वो आदमी को कहता है कि हिम्मत मत हार, क्योंकि आर्ट ऑफ द डिवाइन स्ट्रिंग कोई आम चीज नहीं है। ये टेक्निक मीटियोराइट आयन जैसी सख्ती रखती है और डिवाइन स्ट्रिंग की आर्ट से और भी मजबूत होती है। साथ ही सेलेस्टियल नेट जिस चीज को घेर लेता है उसे रीइंफोर्स करता है, बिल्कुल एक इम्पेनेट्रेबल आर्मर
की तरह। इसी वजह से ये डिफेंस सबसे पावरफुल थंडर बॉम्ब्स को भी आसानी से ब्लॉक कर सकती है। अग्रेसर फिर से काली गू थोकता है और महसूस करता है कि दर्द उसके पूरे जिस्म में फैल रहा है। घुटनों पर गिरकर सांस लेते हुए वो यकीन नहीं कर पाता जो उसने देखा और यंग मैन को मॉन्स्टर कह देता है। उन बातों को इग्नोर करते हुए प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता है ताकि फाइट हमेशा के लिए खत्म कर सके। हीरो उसकी स्किल का मजाक उड़ाता है, कहता है कि इतना कॉन्फिडेंस दिखाने के बाद परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग है। आदमी समझ ही नहीं पाता कि एक नया लड़का जिसने मुश्किल से ट्रेनिंग हुई हो इतनी जबरदस्त एबिलिटीज कैसे रख सकता है। प्रोटैगनिस्ट उसे पकड़कर कहता है कि वो उसे खत्म नहीं करेगा क्योंकि उसे हॉल ऑफ लॉ के हवाले करना है, लेकिन उससे पहले वो एक डरावनी मुस्कान के साथ बोलता है कि उसे एक सबक सिखाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी और को सिखाया था। आदमी डर से कांप उठता है, उसे दूसरे का अंजाम याद आ जाता है और वो चिल्लाता है कि उससे वो सब झेलने से बेहतर है कि वो मर ही जाए। बेचैन होकर वो डिसाइड करता है कि अपना एनर्जी कोर बर्बाद नहीं होने देगा और एक आखिरी मूव ट्राई करता है। हीरो थोड़ा सरप्राइज होता है देखकर कि उसमें अभी भी कुछ करने की ताकत बची है। अचानक एक जबरदस्त रोशनी का एक्सप्लोजन होता है और दुश्मन एक डेस्परेट एस्केप टेक्निक यूज करता है। दीवार में एक बड़ा सुराख खुल जाता है और प्रोटैगनिस्ट कमेंट करता है कि उसे लगा था गद्दार थोड़ा और लंबा बढ़ेगा। तबाही के बीच हवा में तैरता हुआ वो शिकायत करता है कि भगोड़ा सिर्फ उसका काम और बढ़ा रहा है। सीन शिफ्ट होता है रात के अंधेरे में एक घने अंधेरे बैम्बू फॉरेस्ट की तरफ। वहां फॉर्मर कमांडर पेड़ों के बीच हाफते हुए भाग रहा होता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतनी शर्मनाक तरह से भाग रहा है किसी ऐसे इंसान से जिसे वो सेकंड क्लास वॉरियर मानता था। फिर उसे लड़के की आंखें याद आती हैं और वो समझ जाता है कि वो डेमोनिक आर्ट्स का प्रैक्टिशनर है। वो सोचता है कि उसने बचने के लिए अपनी बची हुई सारी एनर्जी लगा दी। उसे लगता है कि अब यंग मैन उसे ट्रैक नहीं कर पाएगा और उसके पास उससे ज्यादा इंटरनल एनर्जी है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब उसे फ्यूचर में जिंदा रहने और बदला लेने के लिए क्या करना है उस पर फोकस करेगा। अपनी टूटी हुई तलवार पकड़े हुए वो जानता है कि अलायंस उसे वापस नहीं लेगा और किसी राइवल फैक्शन ज्वाइन करने का सोचने लगता है। वो सोचता है कि अगर जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उसे पता है वो हैंड ओवर कर दे तो नई जगह पर एक अच्छी पोजीशन सिक्योर कर सकता है। अचानक वो एक आवाज सुनकर चौंक जाता है जो कहती है कि गद्दार कभी नहीं बदलते, चाहे वापस ही क्यों ना आ जाए। तभी हीरो सामने आ जाता है और पूछता है क्या दुश्मन का दिमाग सिर्फ दिखाने के लिए है जो वो यहाँ भाग कर आ गया। एक डरावनी मुस्कान के साथ वो बताता है कि इस अंधेरे बैम्बू ग्रोव का बैम्बू स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। गद्दार अफसोस करता है कि उसके पास स्वॉर्ड एनर्जी नहीं है और फिर से यंग ब्लैकस्मिथ से भागने की कोशिश करता है। फिर वो डिसाइड करता है कि थ्रस्टिंग अटैक करेगा और अपनी पूरी ताकत और स्पीड के साथ झपटता है। फॉर्मर कमांडर एक ही डेस्परेट फाइनल ब्लो में लड़के के दिल को छेद देना चाहता है, लेकिन अटैक उसके करीब तक नहीं पहुंचता और उसका वेपन नेट के थ्रेट से आसानी से ब्लॉक हो जाता है। अग्रेसर हैरान रह जाता है देखकर कि उसका अटैक फेल हो गया और उसका वेपन कई टुकड़ों में टूट गया। प्रोटैगनिस्ट की आंखें बैंगनी रोशनी से चमकने लगती हैं और वो थ्रेट्स को कमाल की मास्टरी के साथ कंट्रोल करता है। फिर वो दुश्मन को जंगल में इधर उधर ऐसे फेंकता है जैसे वो कुछ भी ना हो। आदमी दर्द से चीखता है जब उसे जोर से उस एरिया के मजबूत बैम्बू से टकराया जाता है। थ्रेड्स बैम्बू के इर्द गिर्द लपेट जाते हैं, नई बनी सेलेस्टियल नेट की जबरदस्त ताकत दिखाते हुए। थोड़ी देर बाद स्ट्रिंग्स गद्दार के जिस्म के चारों तरफ लपेट जाते हैं, उसे पूरी तरह इमोबिलाइज कर देते हैं। थ्रेड्स लाल एनर्जी से चमकने लगते हैं और उस पर कसने लगते हैं और वो दर्द से चीखने लगता है। हीरो समझाता है कि सेलेस्टियल नेट अपने शिकार को काटने के बाद कभी नहीं छोड़ती। आदमी शॉक में समझता है कि लड़का एक पावरफुल इनेट कोर की एनर्जी यूज कर रहा है और वो पूरी तरह से दबा दिया जाता है, हार चुका होता है। वो यंग मैन को पागल दरिंदा कह देता है, उसकी पावर पर यकीन नहीं कर पाता। बिल्कुल मजबूर होकर गद्दार उस वक्त प्रोटैगनिस्ट से अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है। वो माफी मांगता है और कहता है कि एक पल के लिए उसका दिमाग खराब हो गया था, दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन ब्लैकस्मिथ उसे नफरत भरी नजर से देखता है और उसे कीड़ा कहकर कोई रहम नहीं दिखाता। फिर वो उसे दूर फेंक देता है और चेतावनी देता है कि जब तक वो जिंदा है उसके सामने दोबारा कभी ना आए। आदमी जमीन पर झुककर लॉर्ड टांग का शुक्रिया अदा करता है कि उसकी जान बच दी। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट सीधा मुड़कर बिना कुछ कहे जंगल में आगे चलने लगता है, लेकिन पीछे गिरा हुआ आदमी उसकी पीठ के पीछे एक बिल्कुल शैतानी मुस्कान देता है। वो चिल्लाता है कि अगले जन्म में लड़का अपना सबक सीखे और पीछे से डैगर लेकर उस पर हमला करता है। गद्दार चीख कर कहता है कि अपनी गार्ड नीचे कर देना एक मार्शल आर्टिस्ट का अंत होता है और अपनी पूरी ताकत से चार्ज करता है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसका अटैक टारगेट पर लगता ही नहीं। हीरो पहले से ही रेडी होता है और पर्पल एनर्जी डैगर बनते ही दुश्मन का हाथ पकड़ लेता है। यंग मैन कहता है कि अगर उसे लगा था वो सरप्राइज होगा तो आराम से रह सकता है क्योंकि वो पहले से ही इसकी उम्मीद कर रहा था। वो समझाता है कि शुरू से ही उसने गद्दार की माफी पर कभी भरोसा नहीं किया। फिर ब्लैकस्मिथ अपना लेदर ग्लव उतारता है, चेहरे पर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। एक दबदबे मेरे पोस्चर में वो तैयार होता है कि अब फाइट को हमेशा के लिए खत्म कर दे। यंग मैन गहरी सांस छोड़ता है और अंधेरे जंगल की जमीन पर बड़े दुश्मन के जिस्म को देखता है। उसे देखकर वो सोचता है कि अब सिर्फ एक ही दुश्मन और बाकी है जिसे खत्म करना है। सीन शिफ्ट होता है क्लैन पैलेस में, जहां कोई हैरान है कि गार्ड लीडर ने ऐसा हमला कैसे कर दिया। एक आदमी चिल्लाता है कि अगर शुरू से ही गार्ड को डिसिप्लिन किया होता तो ये सब नहीं होता। फिर एक लीडर पूछता है कि अब इस पूरी सिचुएशन से पैदा हुई गड़बड़ को कैसे साफ किया जाएगा। गुस्से में एक एल्डर दूसरों पर चिल्लाता है कि एडिशनल कॉम्पेंसेशन प्लान को हैंडल करे जब उसे पकड़कर शांत करने की कोशिश की जा रही होती है। रिवील होता है कि यंग मैन की मूवमेंट्स ऑर्थोडॉक्स मुरीम में बड़ी हलचल मचा रही हैं। सीन फिर शिफ्ट होता है क्लैन रेजिडेंस एस्कॉर्ट के हेड के ऑफिस में, जहां एक चूहा कमरे में दौड़ता हुआ निकल जाता है। अंधेरे कमरे में एक आदमी दूसरे से पूछता है क्या उसने आखिरकार कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया है। एक आदमी पूछता है कि क्या किसी एलीट वॉन्डरिंग वॉरियर को अपने प्लान में बुलाने से कोई प्रॉब्लम होगी। साथ ही वो सोचता है कि मिरम अलायंस के एस्कॉर्ट जॉब को चुपके से आगे बढ़ाना सेफ रहेगा या नहीं। दूसरा साजिशकर्ता उसे यकीन दिलाता है कि जब उनके पास एक सुप्रीम मार्शल मास्टर अपने पीक पर है तो चिंता
चिंता की कोई बात नहीं। वो कहता है सब कुछ सीक्रेट में होगा, इसलिए गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुस्कुराते हुए वो एक ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है कि असली मर्द को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। फिर वो वादा करता है कि जैसे ही एस्कॉर्ट जॉब खत्म होगा वो टैंक क्लैन को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। दोनों फिर टेबल पर बैठे हुए बात करते रहते हैं, जिसके बीच में एक गेम बोर्ड रखा होता है। आदमी फिर एक मास्क पहनता है और कंफर्म करता है कि उसने दूसरे कंस्पिरेटर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। प्लान का लीडर खुशी मनाता है, कहता है कि उसने अपने फ्यूचर के लिए सही फैसला लिया। हीरो का चाचा शैतानी हंसी हंसता है और अपने भतीजे का शुक्रिया अदा करता है कि उसने एक डिजास्टर को गुड फॉर्चून में बदल दिया। सीन शिफ्ट होता है एक बड़े महल के बाहर शांत रात के दौरान। हमारा प्रोटैगनिस्ट छत से छलांग लगाता है और इंटेंस ट्रेनिंग के लिए तैयार होता है। थोड़ी देर बाद वो जमीन पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे नीली एनर्जी की एक बड़ी लहर निकलती है। इम्पैक्ट से वो खुद हवा में उछल जाता है और अपनी नई अवेकन पावर पर कमाल का कंट्रोल दिखाता है। चेहरे पर पसीने की बूंद के साथ वो महसूस करता है कि ट्रेनिंग उसके जिस्म से बहुत ज्यादा मांग रही है। सांस फूलने के बावजूद वो खड़ा होता है और कहता है कि इस वक्त उसकी रिकवरी लगभग कंप्लीट है। हाथ में हैमर पकड़े हुए वो याद करता है कि डिवाइन मेडन सेंट्रल प्लेन्स में स्पेल्स में सबसे बेस्ट थी। इसी वजह से सेलेस्टियल नेट, जो सेलेस्टियल फैब्रिक का प्रोटोटाइप है, उस पर कर्सेस भी एनग्रेव किए गए थे। अब तक जो सीक्रेट आर्ट अनलॉक हुआ है वो सिर्फ एक 1 पॉइंट फिनिशिंग मूव है, जो उसकी रिंग फिंगर पर सेंटर्ड है। वो एबिलिटी टेस्ट करता है और समझता है कि ये कभी अपना टारगेट मिस नहीं करती, लेकिन उसे अपनी एनर्जी रिकवर करनी होगी। वो सोचता है कि फॉर्मर कमांडर जो पीक रेल्म के फाइनल स्टेज में था, ब्लड कल्ट के एक मेंबर से भी कमजोर है। वाइस कैप्टन के खिलाफ फाइट बैलेंस्ड होती, लेकिन कैप्टन के सामने उसकी लिमिट सिर्फ 50 एक्सचेंजेस तक होती। इसी पल के घास की पत्ती बेहतरीन प्रिसिजन के साथ काट दी जाती है, उसकी नई एबिलिटी की ताकत दिखाते हुए। लेकिन उसे याद आता है कि अब उसके पास डिवाइन स्लॉटर डेमोनिक वेपन, पावरफुल फॉर्मलेस डैगर भी है। इस नई वेपन के साथ उसे यकीन है कि इस बार कहानी बिल्कुल अलग होगी। वो अफसोस करता है कि फिलहाल वो इस आर्टिफैक्ट को ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट तक ही यूज कर सकता है। अचानक एक आवाज चिल्लाती है कि वो रास्ते से हट जाए और यंग मैन हैरानी से अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखता है। एक यंग वुमन सामने आती है और प्रोटैगनिस्ट उसे सिस्टर कहकर बुलाता है जब वो कहती है कि वो सबको मुश्किल में डाल रहा है। एक गार्ड उसे रोकता है और बताता है कि क्लैन चीफ का ऑर्डर है कि किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं। ट्रे पकड़े हुए यंग वुमन कहती है कि ऑर्डर पॉसिबल अटैकर से बचने के लिए था, ना कि उसे ठंडे तरीके से ट्रीट करने के लिए। गार्ड के झिझक के बावजूद वो उसे इग्नोर करती है और कहती है मेरे रास्ते में ना आए, और आगे बढ़ जाती है। हीरो उसे ग्रीट करता है और सजेस्ट करता है कि वो शांति से बैठकर बात करें। जल्दी ही दोनों बड़े कमरे के बीच में रखी टेबल पर सामने सामने बैठ जाते हैं। बाहों को फोल्ड किए हुए वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे घूरती है और यंग मैन सोचता है क्या वो उससे गुस्सा है। उसे याद आता है कि उसने कहा था और कोई ट्रबल ना करे, और क्योंकि वो फिर एक मिस में फंस गया, उसका गुस्सा बिल्कुल जस्टिफाइड है। वो सोचता है क्या वो उसे डिसिप्लिन करेगी, लेकिन तुरंत ही ख्याल आता है कि वो अब इतना बड़ा हो चुका है कि बच्चे की तरह पिटाई नहीं हो सकती। यंग वुमन कमेंट करती है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी वो काफी ठीक लग रहा है। इस पर वो अपनी सिस्टर से माफी मांगता है और बिल्कुल श्योर है कि वो सच में उससे बहुत गुस्सा है। फिर वो उसे एक ड्रिंक सर्व करती है और यंग मैन पूछता है बाउल में जो लिक्विड है वो क्या है। सिस्टर बताती है कि उसने 100 साल पुराना स्नो जिनसिंग 2 दिन तक उबाला है, जो उसके जिस्म को नरिश करेगा। हीरो हैरान चेहरे के साथ सोचता है कि वो अपनी सिस्टर से इतनी कीमती चीज कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। उसे याद आता है कि वो प्राइज एक्चुअली उसे मिला था जब उसने ड्रैगन फीनिक्स के टॉप रैंकिंग में परफॉर्म किया था। इस पर यंग वुमन कहती है कि वो चीज उसके लिए बेकार है और बस यूं ही वेस्ट हो रही थी, लेकिन यंग मैन जानता है कि ये झूठ है, क्योंकि वो अकेली लड़कर यहाँ तक पहुंची है। उसे अभी भी याद है जब ट्रेनिंग में अपनी लिमिट्स क्रॉस करने पर वो कितनी खुश हुई थी। इसलिए लड़का कहता है कि वो इसे नहीं पी सकता और वो पूछती है क्या वो उसकी सिंसियरिटी को इग्नोर करेगा। ब्लैक स्मिथ सोचता है कि बचपन में उसका ये एक्सप्रेशन उसे डरा देता था, लेकिन अब ये बस अजीब लगता है। अचानक पास्ट की एक मेमोरी उसके दिमाग में फ्लैश होती है जो उसे पूरी तरह से डरा देती है। उस याद में वो जख्मों से भरा हुआ है और हाथ में तलवार लिए एक दुश्मन का सामना कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कैसे उस दूसरी जिंदगी में उसे शर्मनाक तरीके से हरा दिया गया था। वो अपने पुराने दुश्मन का नाम चीख कर बोलता है और ट्रांस से बाहर आ जाता है, सांस फूलती हुई और पसीना बहते हुए। परेशान होकर उसकी सिस्टर तुरंत उसके पास आती है और पूछती है क्या हुआ, क्या वो ठीक है। यंग मैन बस कहता है सब ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए चक्कर आ गया था। यंग वुमन फिर इंसिस्ट करती है कि वो पोशन पी ले और उसे सख्त कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी देती है। हीरो अपनी सिस्टर को देखता है और समझ जाता है कि उसकी जिद के सामने जीतने का कोई तरीका नहीं। उस पल वो डिसाइड करता है कि वो उसकी सिंसियरिटी एक्सेप्ट करेगा और उसे मार्शल आर्ट्स में एक हायर रैंक तक गाइड करेगा। लड़का बाउल उठाता है और कहता है जब तक वो मेडिटेट करे तब तक वो उसकी हिफाजत करे। सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड क्लैन पैलेस के बाहर एक सितारों भरी रात में। अचानक सिस्टर की आंखें शॉक से फैल जाती हैं जो वो देख रही होती हैं। प्रोटैगनिस्ट मेडिटेट कर रहा होता है और उसके जिस्म से एक पावरफुल नीली ऑरा फूट पड़ती है, सबको हैरान करते हुए। यंग वुमन शॉक में है कि जिनसिंग की वैल्यू कम से कम 15 साल की प्योर एनर्जी के बराबर थी। फिर यंग मैन खड़ा होता है और कहता है कि वो खत्म कर चुका है और इसने उसकी बहुत मदद की। उसका जिस्म हल्का महसूस हो रहा होता है और वो उसे शुक्रिया कहता है जब नीली ऑरा उसे पूरी तरह घेर लेती है। उसके बाद वो पूछता है क्या उसका मेन वेपन अभी भी वो फेमस आयरन फैन है। यंग वुमन हाँ में जवाब देती है और अपनी कमर से लटके आर्टिफैक्ट की तरफ इशारा करती है। मुस्कुराते हुए लड़का वादा करता है कि जिस दिन उसकी पनिशमेंट खत्म होगी वो फोर्ज पर आए। तभी एक गार्ड क्लैन चीफ के आने का अनाउंसमेंट करता है और हीरो इस विजिट से सरप्राइज हो जाता है। वो आदमी दबदबे भरी चाल के साथ कमरे में एंटर करता है और लड़का सिचुएशन समझ नहीं पाता। दोनों
दोनों भाई बहन उसे ग्रीट करते हैं और यंग मैन रियलाइज करता है कि उसकी सिस्टर को भी इस विजिट के बारे में नहीं पता था। उनके फादर कुछ पल चुप रहते हैं और बड़े टेबल पर रखे खाली पॉट को घूरते हैं। ये देखकर यंग वुमन पैनिक हो जाती है। उसे याद आता है कि उसने जिनसिंग बिना परमिशन ली थी। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन फादर बस उसे रूम से बाहर जाने को कहते हैं। वो उनका शुक्रिया करती है और जल्दी से निकल जाती है। हीरो अपनी सिस्टर को जाते हुए देखता है और सोचता है कि वो उसे अकेला छोड़कर फादर का सामना करने के लिए चली गई। फिर क्लैन चीफ अपने बेटे का नाम बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बुलाते हैं। यंग मैन जी कहकर जवाब देता है और अपने फादर का सामना करता है, थोड़ा नर्वस होते हुए। तीखी नजर से फादर बताते हैं कि उन्हें पता है उनका बेटा एक बड़ा सीक्रेट छिपा रहा है। वो समझाते हैं कि जब उसने पिछले दुश्मनों से डील किया तब उन्होंने नोटिस किया था कि लड़के ने कुछ छिपाया है। लड़का शौक में पूछता है उन्हें कैसे पता चला। फादर कहते हैं कि जब एक बच्चा बदलता है तो बाप हमेशा महसूस कर लेता है, लेकिन वो उसे तसल्ली देते हैं कि वो यहाँ उससे सवाल नहीं करने आए जो हुआ उसके बारे में। यंग मैन इमोशनल हो जाता है, सोचता है काश वो सब कुछ बता पाता और कह पाता कि उसने उन्हें कितना मिस किया। फिर फादर पूछते हैं क्या उसे पता है क्यों वो उससे मिलने नहीं आए। यंग मैन सोचता है शायद उसकी गलतियों की वजह से, लेकिन फादर बताते हैं कि वो उनकी अपनी गलती थी। प्रोटैगनिस्ट इस जवाब से पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। क्लैन चीफ समझाते हैं कि पूरी जिंदगी उन्होंने अलायंस का साथ दिया और इस वजह से फैमिली को नुकसान हुआ। क्लैन के प्रति कर्ज महसूस करते हुए भी वो मानते हैं कि उन्होंने कभी अपने फैसलों पर पछतावा नहीं किया। तीखी नजर से वो जोड़ते हैं कि ये बात सिर्फ उस पल तक सच थी। वो आदमी अफसोस करता है कि वो अपने ही बेटे को ठीक से प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। ये कहते हुए फादर मोमबत्ती की लौ को घूरते हैं और लड़के को और ज्यादा सीरियस बात के लिए बुलाते हैं। वो कहते हैं कि चाहे यंग मैन का तरीका थोड़ा कठोर और रफ हो, लेकिन उसे बदलना नहीं चाहिए क्योंकि वो सही रास्ते पर है। क्लैन लीडर आगे कहते हैं कि वो खुद बदलेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर अपने बेटे की मदद कर सके, बस बदले में उसका सपोर्ट चाहते हैं। फादर सिर्फ एक इम्पोर्टेंट प्रॉमिस मांगते हैं। वो चाहते हैं कि हीरो अपनी शिवलरी का एहसास कभी ना खोए, चाहे उसके एक्शंस कितनी ही सही क्यों ना हो। फिर वो अपनी सबसे बड़ी चिंता बताते हैं, अपने बेटे की हद से ज्यादा बदले की प्यास। वो उसे वार्न करते हैं कि अगर वो सिर्फ विलेंस को गिराने में ही लगा रहा तो धीरे धीरे वो भी उन जैसा बन जाएगा। उनके लिए जो इंसान सच में हटाए जाने के लायक हो वो अलग बात है, लेकिन लड़का उनकी चिंता समझ लेता है और कहता है कि अब उसे पता है किस बात का ध्यान रखना होगा। हीरो एक उंगली उठाकर वादा करता है कि वो ये काम सिर्फ एक ही बार करेगा। वो कसम खाता है कि अगर कोई सच में खत्म किए जाने लायक नहीं होगा तो उसे दूसरा मौका देगा। अपने बेटे का प्रॉमिस सुनकर क्लैन चीफ राहत भरी सांस लेते हुए आंखें बंद कर लेते हैं। जवाब से संतुष्ट होकर फादर कहते हैं कि इतना काफी है और सीन रात में शिफ्ट हो जाता है। आधा महीना बीत जाता है। हम एक बिजी स्ट्रीट देखते हैं जहां से कैरेज गुजर रही होती है। कैरेज के अंदर कोई कमेंट करता है कि इतनी सुनसान जगह के लिए ये जगह काफी बिजी लग रही है। एक औरत एक यंग लेडी को वार्न करती है कि अपने शब्दों का ध्यान रखें वरना वो रूड लग सकते हैं। डिसाइपल इरिटेट होकर कहती है कि वो सिर्फ अपनी बात कह रही है, जबकि दूसरी चुप रहती है। ताने भरी मुस्कान के साथ वो पूछती है कि टैंक क्लैन की हिम्मत कैसे हुई महान ईमियात को क्रिटिसाइज करने की। लीडर उसे डांट देती है उसकी बदतमीजी के लिए और यंग वुमन मुंह ढककर मासूमियत दिखाने लगती है। इस पर मास्टर उसे सजा देती है और कहती है कि वो हॉर्स स्टैंड पकड़कर खड़ी रहे ताकि अपना मन डिसिप्लिन करे। लीडर खुद सोचती है कि इस पूरी सिचुएशन में कुछ अजीब सा लग रहा है। उसे याद आता है अफवाहें कि टैंक क्लैन गिरावट में है, लेकिन यहाँ तो जगह काफी समृद्ध लग रही है। बाहर एक लंबी लाइन में लोग धक्का मुक्की और बहस कर रहे होते हैं। डिसाइपल्स हैरान होते हैं इतने लोग देखकर और नोट करते हैं कि उनके अपने सेक्स से ज्यादा पेशेंस यहाँ है। भीड़ में दो आदमी बात करते हैं कि यंग क्लैन चीफ की मेडिकल स्किल्स डिवाइन है। वो अफवाह फैलाते हैं कि कोई भी बीमारी हो वो ठीक कर देता है और उसे एक सेलेस्टियल हीलर ने ट्रेन किया है। ईमियाक सेक्ट का ग्रुप कैरेज से उतरता है और सुनता है कि टैंक क्लैन कभी मेडिसिन में सबसे बेस्ट था। एक लड़की बोझ का शिकायत करती है और कहती है कि उनके सुपीरियर सेक्ट में जाना बेहतर होता। एक आदमी उसकी बात सुनकर जवाब देता है कि ईमियाक सेक्ट सिर्फ अमीरों के लिए है, आम लोगों को वहाँ एंट्री नहीं मिलती। और कुछ दिन पहले ही यंग मैन ने एक ऐसे पेशेंट को ठीक किया जिसे ईमियाक सेक्ट ने खुद छोड़ दिया था। डिसाइपल गुस्से में इसे बकवास कहती है, लेकिन मास्टर उसे चुप रहने को कहती है। यंग वुमन कंप्लेन करती है कि लोग सेक्ट की बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन लीडर उसे पहले दी गई वार्निंग याद दिलाती है। फ्लैशबैक में ग्रैंड मास्टर उन्हें वार्न करते हैं कि टैंक क्लैन जाकर विनम्रता से माफी मांगे। एल्डर तो यहाँ तक धमकी देते हैं कि अगर मिशन फेल हुआ तो वो सेक्ट लीडर को खुद डिसिप्लिन करेंगे। एक डिसाइपल प्रपोज करती है कि वो अपनी विजिट अनाउंस करे, लेकिन मास्टर मना कर देती है। कहती है वो क्लैन की मेडिसिन को अपनी आंखों से देखना चाहती है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अंदर जाकर खुद देखेगी वो स्किल्स जो लोग कहते हैं उनके सेक्ट से भी सुपीरियर हैं। गेट के अंदर पेशेंट्स एक के बाद एक लगातार और बहुत तेजी से बुलाए जा रहे होते हैं। सेक्ट का ग्रुप लोगों के फ्लो को ऑब्जर्व करता है और लीडर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सब देख रही होती है। वो हैरान है कि कैसे वो इतनी जल्दी और एफिशिएंटली कंसल्टेशंस फिनिश कर रहा है। एक डिसाइपल मास्टर से कहती है कि सर्विस की स्पीड सच में हद से ज्यादा फास्ट है। दूसरी यंग वुमन कहती है शायद वो सिर्फ पेशेंट्स का दर्द टेम्परेरी नम कर रहे हैं ताकि फेक क्योर दिखा सकें। वो इसे एक फ्रॉड प्रैक्टिस बोलती है और तभी उसी पल एक नई औरत सामने आती है उन्हें रिसीव करने के लिए। यंग वुमन लंबी वेट के लिए माफी मांगती है और एक नरम सी मुस्कान के साथ उन्हें अंदर चलने को कहती है। डिसाइपल सोचती है कि असली डॉक्टर्स ऐसी प्रैक्टिस की निंदा करते हैं क्योंकि ये पेशेंट्स को धोखा देती है और नुकसान पहुंचाती है। इसी वजह से वो गाइड को गुस्से भरी नजर से घूरती है और इस सिचुएशन को बिल्कुल माफ न करने लायक मानती है। गाइड उन्हें एक वेटिंग रूम में ले जाती है और कहती है कि थोड़ी देर रुके, जल्दी ही उन्हें यंग मास्टर देख लेंगे। सेक्ट लीडर कंसल्टेशन रूम के बंद दरवाजे को बड़े शक भरे एक्सप्रेशन के साथ देखती रहती है। क्यूरियस होकर वो दरवाजे की एक छोटी सी दरार से अंदर झांकने का फैसला करती है। रूम के अंदर हमारा प्रोटैगनिस्ट शांत तरीके से आज के अगले पेशेंट से बात कर रहा होता है। डिसाइपल्स भी झांक कर धीरे से फुसफुसाते हैं कि वो
देखने में काफी नापसंद इंसान लगता है और जगह पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। यंग वुमन अभी भी फ्रॉड का शक नहीं छोड़ती और डिसाइड करती है कि जैसे ही स्कैम का प्रूफ मिलेगा वो तुरंत एक्शन लेगी। एक माँ अपनी बेटी के लिए मदद की भीख मांगती है, जबकि छोटी लड़की उसे कहती है रोए मत, और हीरो मुस्कुराकर उसे शांत करता है। हीरो पूछता है क्या परेशानी है, और लड़की कहती है दूसरे डॉक्टर्स ने कहा था कि वो कभी फिर से चल नहीं पाएगी। वो पूछता है क्या कभी उसने किसी चीज से बचने के लिए खुद को फेंका था। इतना प्रिसाइज सवाल सुनकर माँ शॉक हो जाती है। वो कंफर्म करती है कि 3 महीने पहले उसकी बेटी ने कैरेट से बचने के लिए रोल किया था और हीरो कहता है उसे अंदाजा था। फिर वो समझाता है कि उस इंसिडेंट में उसकी शिन के नर्व्स डैमेज हो गए और मसल्स पैरालाइज हो गए। सेक्ट की डिसाइपल हैरान हो जाती है कि उसने इतनी जल्दी डायग्नोसिस कैसे कर ली। मास्टर और दूसरी यंग वुमन भी मानती है कि ये परफेक्ट डायग्नोसिस था जो वो खुद भी एक नजर में नहीं कर पाती। ब्लॉन्ड लड़की कंफ्यूज हो जाती है। अपनी लीडर और साथी को चुप देखकर उम्मीद भरी आंखों से मां पूछती है क्या यंग क्लैन चीफ सच में उसकी बेटी का इलाज कर सकता है। वो जवाब देता है कि अभी करता है और एक काली नीडल निकालता है जिसमें पावरफुल एनर्जी भरी होती है। सस्पिशियस डिसाइपल बड़बड़ाती है कि नीडल उसके दिल की तरह काली है और उसे चालाक कहती है, लेकिन सेक्ट लीडर और दूसरी अप्रेंटिस यंग मैन की स्किल देखकर पूरी तरह हैरान है। मास्टर समझ नहीं पाती कैसे वो इतनी पतली नीडल से इतनी ज्यादा एनर्जी चैनल कर रही है। वो पहचान लेती है कि ये आइटम उस महंगी आर्टिफैक्ट से भी बेहतर है जो उसने खरीदी थी और इसे डिवाइन कहती है। दूसरी यंग वुमन हैरान है कि उसकी विस्परिंग टेक्निक कोई सुन क्यों नहीं पा रहा। अचानक छोटी लड़की खुशी से उछल पड़ती है और चिल्लाती है कि वो अपना पैर हिला सकती है, जबकि मां शुक्रिया अदा करती है। सेक्ट लीडर समझ जाती है कि ट्रीटमेंट टेम्परेरी नहीं था जैसे उसने पहले सोचा था। वो देखती है कि उसने लड़की के नर्व्स और मेरिडियंस को बिल्कुल साफ और प्रिसाइज तरीके से रिकनेक्ट किया। मुस्कुराते हुए यंग मैन अपना टैलेंट दिखाता है और मास्टर उसे एक बेमिसाल जीनियस मानती है। लीडर को अचानक सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आती है और जो वो लोग अब तक कर रहे थे उसका एहसास होता है। उसी ग्रैंड मास्टर की वार्निंग याद आती है और वो समझ जाती है कि वो टैंक प्लान के खजाने पर झांकते हुए पकड़े गए हैं। छोटी लड़की अलविदा कहती है और बोलती है वो वापस आएगी, लेकिन हीरो क्यूट सी मुस्कान के साथ कहता है जरूरत नहीं, वो पहले ही ठीक हो चुकी है। लड़की कहती है वो उसे फिर देखना चाहती है और वो कहता है जब भी स्वीट्स चाहिए हो आ सकती है। माँ और बेटी खुशी से गले मिलती हैं और छोटी लड़की पूछती है कि अब वो खेल सकती है। इसके साथ सेक्ट लीडर सोचती है अब क्या करें जब उनका स्पाइन पकड़ा जा चुका है। वो खुद को दोषी महसूस करती है और सोचती है ये उसके अपने शक भरे एक्शंस का कर्मा है। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि सही काम ये होगा कि ईमानदारी से स्पाइन के लिए माफी मांगी जाए। लेकिन अचानक वो देखकर चौंक जाती है कि कुछ तेज रफ्तार से उसकी तरफ आ रही है। एक डिसाइपल तुरंत रिएक्ट करती है और अपनी वुडन स्टाफ से अटैक को ब्लॉक कर लेती है। गुस्से में वो चिल्लाती है और पूछती है ये क्या था। हीरो कहता है कि पेशेंट की वजह से उसने उन्हें अकेला छोड़ा था। फिर वो वार्न करता है कि उसके क्लैन की सीक्रेट आर्ट पर नजर रखने की कीमत चुकानी पड़ेगी। लाल आंखों के साथ वो धमकी देता है और कहता है कि जिंदा यहाँ से जाने का ख्याल भी मत रखना। यंग मैन फिर अपनी टेलीकिनेसिस यूज करता है और एक डिसाइपल की तलवार को पूरी ताकत से खींच लेता है। वेपन हवा में उड़ता हुआ दीवार से टकराता है और कमरे को काफी नुकसान पहुंचाता है। इम्पैक्ट के साथ एनर्जी की एक लहर निकलती है जो तीनों औरतों को जोर से पीछे फेंक देती है। वो बीच हवा में ही अपनी स्किल से तलवार पकड़ लेता है और उसे मजबूती से हाथ में थाम लेता है। फिर फाइट के लिए तैयार होकर दोनों हाथों में वेपन लेकर ग्रुप की तरफ बढ़ता है। शॉर्ट हेयर डिसाइपल शॉक में पहचान लेती है कि ये वही गोस्ट ग्रैबिंग टेक्निक है जो उसने यूज की। लीडर यंग क्लैन चीफ को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी अप्रेंटिस गुस्से में सीधा अटैक करने दौड़ पड़ती है। ब्लॉन्ड लड़की चीखकर पूछती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई एमा से के ग्रुप पर हाथ उठाने की। हीरो आसानी से डॉज करता है और कहता है उसे पहले ही समझ आ गया था कि वो लोग साफ नीयत से नहीं आए। यंग वुमन तुरंत आर्ट ऑफ द स्टॉर्म सोर्ड यूज करने का फैसला करती है ताकि एक ही वार में उसे गिरा दे, लेकिन लड़का बस उसे अपनी तीखी नजर से देखता रहता है। हीरो एक तेज स्ट्राइक से उसके गर्दन पर वार करता है और वो तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। सेक्ट लीडर अपनी गिरी हुई डिसाइपल को देखती है, लेकिन चेहरे पर कोई इमोशन नहीं दिखाती। एक तेज मूवमेंट में मास्टर बेहोश लड़की को कंधे से पकड़ लेती है और उसे प्रोटैगनिस्ट की तरह ह्यूमन शील्ड की तरह फेंकती है। लेकिन यंग मैन जरा भी नहीं घबराता और पावरफुल सोर्ड स्लैश के साथ अपना अटैक जारी रखता है। औरत नंगी हाथ से ब्लेड को ब्लॉक करती है और महसूस करती है कि डॉज करने के लिए अब देर हो चुकी है। दोनों वार टकराते हैं और एक बड़ा एनर्जी एक्सप्लोजन होता है। फोर्स के झटके से मास्टर पीछे उछल जाती है और दूसरी डिसाइपल उसे संभालती है। हीरो एक एनर्जी डैगर क्रिएट करता है और सेक्ट लीडर पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। वो प्रोजेक्टाइल को बिना झिझक जबरदस्त स्पीड से उसकी तरफ फेंकता है। मास्टर इंप्रेस होती है कि इतनी ताकत के बावजूद लड़का बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। वो समझ जाती है कि ये लड़का आम मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, इसके पास कोई छुपी हुई शक्ति है। यंग मैन जमीन पर जोर से पांव मारता है और खुद को एक नए स्विफ्ट और प्रिसाइज अटैक में प्रोपेल करता है। उसे समझ आ जाता है कि ग्रैंड मास्टर सिर्फ मेडिकल टेक्निक्स ही नहीं देखना चाहते थे। वो तलवार का हिल्ट प्रोजेक्टाइल की तरह फेंकता है ताकि अपोनेंट का ध्यान भटक सके। लीडर सोचती है कि वो दूसरी साइड से अटैक करेगा जब वो उड़ते ऑब्जेक्ट को डॉज करती है। अब उसे बस अगले अटैक के लिए तैयार होना है, लेकिन वो हैरान हो जाती है देखकर कि यंग मैन शांत और कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ खड़ा है। दूसरी डिसाइपल बेचैनी में चीख उठती है जब वो अपनी मास्टर को स्ट्रैटेजी में फंसा हुआ देखती है। लीडर की आंखें फैल जाती हैं जब उसे असली इरादा समझ आता है। मास्टर को पता चल जाता है कि असली अटैक सामने से नहीं पीछे से आ रहा है। इसी के साथ हीरो वॉर क्राई के साथ आगे बढ़ता है और वेपन के हिल्ट से एक जबरदस्त वार करता है। औरत दांत भींचकर इम्पैक्ट का दर्द महसूस करती है और अटैक ब्लॉक करने की कोशिश करती है। वो नंगी हाथ से वेपन पकड़ लेती है, लेकिन ब्लो की ताकत उसे पीछे ढकेल देती है। लीडर तुरंत पाम स्ट्राइक से काउंटर अटैक करती है और यंग मैन जंप करके डॉज करता है। औरत गोल्डन ऑरा के साथ उसका पीछा करती है और सीधा उसके सीने पर पाम से वार करती है। डायरेक्ट हिट लगता है। यंग मैन थोड़ा सा खून थूकता है और इम्पैक्ट की ताकत अपने जिस्म में फैलती महसूस करता है।
है। वो दूर जाकर गिरता है और सेक्ट लीडर उसे सीरियस नजर से देखती है। ब्लॉन्ड डिसाइपल सर दर्द के साथ होश में आती है और दूसरी पूछती है क्या वो ठीक है और क्या हुआ था। यंग वुमन कंफ्यूज होकर देखती है कि उसकी मास्टर और हीरो कमरे के बीच आमने सामने खड़े हैं। सेक्ट लीडर हैरानी से उसे घूरती है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा जो वो देख रही है। हांफते हुए प्रोटैगनिस्ट अपने मुंह से खून साफ करता है और फाइट के अगले राउंड के लिए तैयार हो जाता है। वो खड़ा होता है और बिना जरा सी भी डर दिखाए अपने अपोनेंट का सामना करता है। यंग मैन अंदर ही अंदर सोचता है कि शायद वो ज्यादा ही सीरियस हो गया और बिना समझे पूरी ताकत लगा दी। जमीन पर पड़ी हुई औरत की तलवार देखकर मास्टर को यकीन नहीं होता कि सिर्फ 20 साल का लड़का गोस्ट ग्रैबिंग टेक्निक को इतनी मास्टरी के साथ यूज कर सकता है। अचानक एक थ्रेड तलवार के हिल्ट के इर्द गिर्द लपेट जाता है और उसे खींचकर वापस हीरो के हाथ में ले आता है। दोनों हाथों में वेपन पकड़कर वो कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ उसे दोबारा अटैक करने का चैलेंज देता है। औरत हैरान होती है सोचकर कि कौन सी मार्शल आर्ट थ्रेड्स का यूज करती है और क्या वो अपने दम पर इस लेवल तक पहुंच गया है। दोनों डिसाइपल्स सांस रोककर सीन देख रही होती हैं और सेक्ट लीडर दोबारा फाइट जारी रखने के लिए आगे बढ़ती हैं। तभी अचानक हीरो के फादर वहां पेयर होते हैं और टैंग क्लैन के मार्शल आर्टिस्ट्स को ऑर्डर देते हैं। वॉर क्राई के साथ वो अपने लोगों को तुरंत दुश्मन को सप्रेस करने का हुक्म देते हैं। गार्ड्स आगे बढ़कर यंग मैन और सेक्ट लीडर को अलग कर देते हैं, फाइट को बीच में ही रोक देते हैं। प्रोटैगनिस्ट शॉक में सोचता है कि इस वक्त उसके फादर यहाँ क्यों आए। क्लैन के लोग यंग मास्टर चिल्लाते हुए उसकी हिफाजत के लिए दौड़ते हैं। वो गुस्से में एक डिसाइपल को रोकता है और पूछता है क्या वो ठीक है। यंग वुमन शर्मिंदा होकर कहती है कि वो बस मदद करना चाहती थी, लेकिन लड़का उसे गुस्से भरी नजर से देखता है। धमकी भरी आवाज में वो कहता है कि ऐसा दोबारा ना हो और सीन दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। अब हम स्टॉर्म हॉल में पहुंचते हैं जो क्लैन की प्रॉपर्टी के अंदर एक बड़ा पैलेस है। यहाँ एम सेक्ट का ग्रुप टैंग क्लैन के काउंसिल ऑफ एल्डर्स के सामने खड़ा है। लीडर सिचुएशन को स्मूथ करने की कोशिश करती है, कहती है कि वो क्लैन चीफ को जवानी से जानती है, लेकिन क्लैन चीफ कहते हैं कि अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसका एक्सक्यूज क्या है। वो सवाल उठाते हैं कि उसने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई और क्लैन की प्रॉपर्टी में चुपके से क्यों घुसी। वो ये भी पूछते हैं कि क्या उसे ये सस्पिशियस नहीं लगा कि टैंग क्लैन के बाहर इतने पेशेंट्स लाइन में खड़े हैं। उनकी मुट्ठी कस जाती है और गुस्सा साफ दिखने लगता है। वो गुस्से में पूछते हैं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि उसने उनके बेटे को इतना भारी वार मारा। बाकी एल्डर्स भी शक भरी नजर से उसे देखते हैं और पूछते हैं क्या वो किसी और का काम खत्म करने आई थी। औरत इस बात को बेकार बताती है, लेकिन क्लैन चीफ तलवार के हिल्ट को मजबूती से पकड़ लेते हैं। ब्लॉन्ड डिसाइपल खुद को दोष देती है, सोचती है अगर वो अटैक ना करती तो ये सब ना होता। दूसरी यंग वुमन हीरो के बारे में परेशान होती है और दुआ करती है कि वो ज्यादा इंजर्ड ना हो। तभी सेक्ट की औरतें हैरान होकर मुड़ती हैं जब किसी के आने की आहट सुनाई देती है और फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट हॉल में एंटर करता है, कॉन्फिडेंट और बहुत ही इंपोजिंग पोस्चर के साथ। वो खुद को क्लैन का यंग चीफ इंट्रोड्यूस करता है और टैंग क्लैन के लीडर को रिस्पेक्ट देता है। मुस्कुराते हुए वो सिंसियर अपॉलॉजी देता है और कहता है कि उसने बेकार की चिंता पैदा की। फादर पूछते हैं क्या वो ठीक महसूस कर रहा है और लड़का कहता है रेस्ट के बाद रिकवर कर चुका है। वो झूठ बोलता है कि पिछले दिनों बहुत पेशेंट्स देखने की वजह से थोड़ी थकान जमा हो गई थी, लेकिन क्लैन चीफ सीधा पूछते हैं क्या फाइट में उसे कोई इंटरनल इंजरी नहीं हुई। यंग मैन अनजान बनकर हैरानी से पूछता है इंटरनल इंजरी। एक डिसाइपल सोचती है डिवाइन एनर्जी से तो उसे जरूर चोट लगी होगी, लेकिन वो कहता है शायद कोई गलतफहमी है। हीरो सेक्ट लीडर से भी माफी मांगता है और कहता है उसे उम्मीद नहीं थी कि वो खुद आएंगी। वो डिस्क्रीट नजर से देखते हुए अपनी नापहचान और उन पर अटैक करने के लिए भी अपॉलॉजी देता है। यंग मैन एल्डर से कहता है कि और कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा इंतजार करें। एल्डर्स कंक्लूड करते हैं कि अगर वो इंजर्ड नहीं है तो सब सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फादर फिर अपने बेटे से कहते हैं कि क्लैन के फायदे के लिए उसे सिचुएशन को यूं ही छोड़ने की जरूरत नहीं। वो जानते हैं लड़का अपना दर्द दबा रहा है, लेकिन बेटा रिवील करता है कि वो बस एक्टिंग कर रहा है। क्लैन लीडर शॉक में पूछते हैं वो ऐसा क्यों करेगा और बेटा उनसे मदद मांगता है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ लड़का अपने प्लान का अगला हिस्सा एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार होता है। फादर चुपचाप उसे देखते रहते हैं जैसे उसकी मिस्टीरियस रिक्वेस्ट के बारे में सोच रहे हों। फिर वो साथ देने का नाटक करते हुए सेक्ट लीडर की तरफ मुड़कर पूछते हैं कि वो असल में करना क्या चाहती है। इसी पल हीरो एक शैतानी मुस्कान देता है और औरत से कहता है आगे क्या होगा उसकी चिंता ना करें। फिर वही विकेट स्माइल के साथ कहता है कि वो दोनों ग्रुप्स के बीच के इश्यूज सॉल्व करेगा, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होगी।